हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं जीवन में एकदम तबाही मचा रहे होंगे, धमाकेदार काम हो रहा होगा और पेपर आ गए तो अब ये बताने की जरूरत है नहीं कि दोस्त पढ़ लो, ये तो तुम्हें पहले से पता है। तो दोस्त, आप लोगों ने बड़ा लाइव क्लासेस में बोला कि सर प्लीज हम लोगों को पढ़ना है, कौन सा डीएनएफ ब्लॉक पढ़ना है सर, हम लोग को डीएनएफ ब्लॉक पढ़ना है। आप लोग बड़ा ललायत थे डीएनएफ ब्लॉक पढ़ने के लिए। तो दोस्त, आपके सर, आपका प्यारा चैनल, हम लोग हाजिर हो गए डीएनएफ ब्लॉक के वन शॉट के साथ। मैं कुछ बातें आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। मैं उम्मीद आपसे सिर्फ इतना कर रहा हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, ईमानदारी के साथ देखेंगे, पानी पीते हुए देखेंगे, क्योंकि बड़ी वीडियो है, आप थकेंगे नहीं। और मैंने डी ब्लॉक पूरा पढ़ाया है, एफ ब्लॉक मैंने लास्ट में आपको सिर्फ जो इंपॉर्टेंट बातें वो अपडेट कर दी हैं, क्योंकि मैं सच में चाहता था कि अगर आपको एफ ब्लॉक पढ़ना है तो आप थोड़े कमेंट करो, मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। अरे ये बच्चे ने कमेंट किया, अरे ये बच्चे ने अप्रिशिएट किया, तो थोड़ा मजा आता है। तो आप डी ब्लॉक आप पूरा पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, धमाकेदार। आप क्वेश्चन देखेंगे, मजा आ जाएगा, आपको लगेगा क्या ही पढ़ लिया यार, ये काश पहले आ गया होता तो और दमदार याद हो जाता चैप्टर। तो एफ ब्लॉक में जो इंपॉर्टेंट चीज है मैंने लास्ट में आपको कन्वे कर दिया है, प्लीज उसको मेक श्योर देख लीजिएगा, ठीक है। और फिर चलिए स्टार्ट करते हैं, डोंट वेस्ट टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो बच्चा, चैप्टर का नाम है डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट, और ऑब्वियसली देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 6 नंबर, 6 मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम में कैरी करता है। और ढेर सारे जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, लाइक जेई हो गया, नीट हो गया, सीयूईटी हो गया, मतलब आप जो भी एग्जाम देंगे दोस्त, यहां से सवाल बनने ही बनने हैं। तो ये वन शॉट मैं ये ध्यान रख के बना रहा हूं कि इस वन शॉट को देखने के बाद नॉट इवन बोर्ड, आप जेई और नीट वाले क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकें। जो इंपॉर्टेंट होगा मैं पढ़ाने के दौरान आपको कुछ अपडेट भी कर दूंगा, ठीक है दोस्त। तो चलो एक लंबी सांस लो और अपनी कहानी शुरू करते हैं। क्या कह रहा है कहानी? कह रहा है सबसे पहले तो हमें यार डी वाले जो ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उन्हें लर्न करना पड़ेगा। तो डी ब्लॉक मतलब क्या? अच्छा सर, डी ब्लॉक का मतलब पता तो है ही, क्योंकि हम लोग सर तो अभी वन शॉट में है, इसका मतलब हमने इन चैप्टर को एक आध बार तो पढ़ा ही है। हाँ ठीक है, तुम्हारी बात समझ गए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जब हम पीरियोडिक टेबल एक ओवर में बात करते हैं तो हम कहते हैं सर ये वाले हो गए एस ब्लॉक, ये वाले हो गए डी ब्लॉक, इधर जो होता है उसको बोलते हैं पी, और यहां वाले को बोलते हैं एफ। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। ये है एस ब्लॉक, ये है पी ब्लॉक, ये है डी ब्लॉक, और ये है एफ ब्लॉक। तो चैंपियन, मैं बात करने जा रहा हूं इस डी ब्लॉक के बारे में जो एस और पी ब्लॉक के बीच में पड़ा हुआ है, एफ ब्लॉक के ऊपर है। एस ब्लॉक में आते हैं तुम्हारे फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप, है ना। डी ब्लॉक में आता है 3 से लेके 12 तक के ग्रुप, 13 से लेके 18 तक ये आपका आता है पी ब्लॉक में। और एफ ब्लॉक क्या है आपने पढ़ा है, 4F एंड 5F के नाम से बोलते हैं। तो ऑब्वियसली चैप्टर का नाम है डीएनएफ ब्लॉक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने जा रहे हैं डी ब्लॉक के बारे में, मतलब हम बात करेंगे 3 से लेके 12 एलिमेंट के बारे में, 12 ग्रुप एलिमेंट के बारे में। अच्छा, 3 से 12 के बीच में कितने एलिमेंट आएंगे? अगर मैं 3 से स्टार्ट करूं, 3, 4, 5 ऐसा करके, सर 10 एलिमेंट आएंगे। इसका मतलब डी ब्लॉक में जो भी एक, ये जैसे 1 बन रहा है, 2 बन रहा है, 3 बन रहा है, 4 बन रहा है, ये जो डी ब्लॉक है वो डिवाइड होता है 4 सीरीज में। किसमें? 3D, 4D, 5D और 6D। तो चूंकि 6D में ढेर सारे एलिमेंट मैन मेड हैं, अभी डिस्कवर हुए भी नहीं है, बहुत ज्यादा बात भी आपको नहीं करनी है। आपकी कहानी 3D, 4D, 5D के अराउंड चलेगी। उसमें भी हम जो भी प्रॉपर्टीज होगा प्यारे बच्चों, चैंपियंस सिर्फ 3D ओरिएंटेड ही बात करेंगे। वही आपके बुक में भी है, वही आपके एग्जाम्स में भी आने वाला है, ठीक है। तो एक चीज तो क्लियर हुआ कि हम बात किसके बारे में करने जा रहे हैं। सर आप बात करने वाले हैं डी ब्लॉक के बारे में, जो कहां पे है, प्रेजेंट है बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक। कौन से ग्रुप उसके अंदर आते हैं? 3 से 12 तक के ग्रुप उसके अंडर में आते हैं सर, है ना। डी ब्लॉक एलिमेंट को डी ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में लिखा जाता है, इसलिए उनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट बोल रहे हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट डिवाइडेड है 4 सीरीज में, 3D, 4D, 5D, 6D। तो 6D छोड़ देना है, हमें बात करनी है 3D, 4D, 5D। तो सबसे बेसिक कहानी से शुरू करते हैं, आपको ये याद रखना है 3D जो सीरीज है स्टार्ट होता है किससे? स्कैंडियम से, खत्म किस पे होता है? जिंक पे, है ना। 4D सीरीज जो स्टार्ट है, आपको दिख भी रहा होगा, स्टार्ट होता है यूट्रियम से, खत्म होता है कैडमियम पे। और 5D सीरीज स्टार्ट होता है लैंथेनम से और खत्म होता है मरकरी पे। 6D स्टार्टिंग और एंडिंग वाला देख लो, बाकी एलिमेंट नहीं लर्न करने बच्चा। 6D स्टार्ट होता है एक्टीशियम से, है ना, जिसे एक्टिनोइड नाम पड़ा है, और खत्म होता है यूयूबी अनबियम पे। तो आप सीरीज तो याद ही रख सकते हैं, आपसे कोई भी पूछ सकता है कि दिस सीरीज बिलोंग फ्रॉम द विच डी सीरीज। तो अगर आपको एलिमेंट्स याद है कि फ्रॉम स्टार्ट कहां से हो रहा है एंड खत्म कहां पे हो रहा है, तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं कि 3D है कि 4D है कि 5D है कि 6D है। याद आपको तीन ही
एलिमेंट्स करने हैं, 3 ही सीरीज के एलिमेंट्स आपको लर्न करने हैं। तो इतनी बातें जितनी मैंने अभी तक बोली आपको पता है, मैं सिर्फ आपको डी ब्लॉक का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, आपको पता हो जाए कि हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं। अब प्यारे बच्चे, मेन बात, जितनी बातें मैंने यहां लिखी हैं वो मैं हटा रहा हूं, क्योंकि मुझे कुछ और बातें आपको समझानी है। ठीक है, तो मेरी बात बहुत ध्यान से और बहुत इत्मीनान से आप सुनने जा रहे हैं। ठीक है, मैं शुरू कर रहा हूं। चलिए, सर ने बोला ओके, बात समझ में आती है। अब आपको जो लर्न करना है प्यारे बच्चे, ये पूरी सीरीज के एलिमेंट्स याद करने ही पड़ेंगे अगर आप चाह रहे हैं कि आपके सवाल गलत ना हो तो। अब सर याद कैसे होगा, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दोस्त। तो इसीलिए मैं हूं, इसीलिए अपना चैनल है, इसीलिए हमारी टीम है, आपके लिए लग गई है। डोंट वरी, इधर आइए। कह रहा है, अब देखिए ध्यान से समझिए, स्टार्ट करता हूं। अगर ये 3 से स्टार्ट है तो ये कौन सा ग्रुप होगा, ये होगा थर्ड ग्रुप। वैसे ये कौन सा होगा, फोर्थ ग्रुप। ये कौन सा होगा, फिफ्थ ग्रुप। ये होगा सिक्स्थ वाला, ये होगा सेवेंथ वाला, ये होगा एट्थ ग्रुप, ये है प्यारे बच्चे नाइन्थ, ये वाला है 10th ग्रुप, ये वाला है 11th ग्रुप, और इसको बोलते हैं 12th ग्रुप। ये देखो हो गया, 3 से लेके 12 तक के ग्रुप आ गए आपके सामने। अब ध्यान से सुनना, ये जो 12th वाला ग्रुप है ना, जिसमें जिंक, कैडमियम और मरकरी है, दे आर हाईली वोलाटाइल। जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, मरकरी हो गया, हाईली वोलाटाइल बोले तो कि सर जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना थोड़ा सा रूम टेम्परेचर से, तो भाई लोग कल्टी मार जाते हैं, तो वेपर फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। तो इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, वोलाटाइल ग्रुप या वोलाटाइल मेटल। अब जब मैं 11th की, देखो ये तो बड़ा आसान है याद करना। 12th वाला क्या है, जिंक, कैडमियम, मरकरी। क्या है, जिंक, कैडमियम, मरकरी। ये तो जल्दी आसान हो गया। उसके पहले जो 11th ग्रुप है वो भी आपको याद हो जाएगा। देखो ध्यान से, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये तीनों आपको मेटल देख के क्या लग रहा है, अरे सर इनके तो पहले क्वाइंस बनते थे या आज भी इनके क्वाइंस बनते हैं। इसलिए इन भाई लोगों को एक साथ बोलते हैं क्वाइनेज मेटल। क्या बोलते हैं, क्वाइनेज मेटल, क्योंकि क्वाइंस बनाने के काम में आते थे। ये वोलाटाइल है। थोड़ा और पहले आ जाएं तो ध्यान से सुनना, 8, 9 और 10th, ये तीनों जो है प्यारे बच्चे, 8, 9 और 10th, ये तीनों मिलके बनाते हैं ट्रांजिशन ट्रायड्स। ट्रायड्स मतलब सेट ऑफ 3 एलिमेंट। तो देखो तीन, अगर तीनों ग्रुप को मिलाऊं जाऊं तो सेट ऑफ 3 एलिमेंट तो बन रहा है। एक बन रहा है ये वाला, एक बन रहा है ये वाला, और एक बन रहा है दोस्त ये वाला। इन तीनों की प्रॉपर्टी नियरली लगभग बराबर बराबर है, इसलिए इनको ट्रायड्स के फॉर्म में रखा गया है। और चूंकि ये ट्रांजिशन सीरीज में मिल रहे हैं, आपको लग रहा होगा सर डी ब्लॉक बोल रहे थे, अभी आप ट्रांजिशन बोलने लगे। तो आप इतना पता है बच्चा, आप सबको 12th में हो आप सब, क्योंकि हमें पता है सर डी ब्लॉक को ही तो हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। अब इससे रिलेटेड कुछ सवाल है जो मैं आगे डिस्कस करूंगा कि इसको नहीं बोलते, क्यों बोलते हैं, बट इतना आपको पता है, मेरे को अच्छे से पता है ये बात। तो ठीक है, ये तो ट्रांजिशन के अंदर मिले हैं, इसलिए इनका नाम है ट्रांजिशन ट्रायड्स। अब देखो इनको याद करने का तरीका भी ऐसा ही है। आपसे ढेर सारे वेरियस एग्जाम्स में ऐसे ही पूछा गया है कि 3D सीरीज का ट्रांजिशन ट्रायड्स क्या है, तो आयरन, कोबाल्ट, निकेल। 4D सीरीज का क्या है, रुथीनियम, रोहिडियम, पैलेडियम। 5D सीरीज का क्या है, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम। आप इसको 3, 4, 5 बार बस बोलना है मेरे साथ, आपको बस अपने आप याद हो जाएगा। क्या है, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, रुथीनियम, रोहिडियम, पैलेडियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम। चलो मेरे साथ बोलो, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, रुथीनियम, रोहिडियम, पैलेडियम और ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम। एक बार और, चलो मैं रुक जाऊं, तुम एक बार खुद से बोल लो। चलो, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, रुथीनियम, रोहिडियम, पैलेडियम और ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम। ठीक, ये तो ट्रांजिशन ट्रायड्स याद हो गए। तो देखो ना, तुम्हें 8, 9, 10 अपने आप याद हो गए ट्रांजिशन ट्रायड्स के फॉर्म में। 11th क्वाइनेज था और 12th वोलाटाइल। तो चलो आधा तो तुम्हें वैसे भी याद हो गया। अब याद करने का झंझट सब ये बचा कि सर ये वाला भी अगर याद करा देते तो मजा ही आ जाता है ना। तो दोस्त मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, और तुम्हें लगे कि यार बढ़िया ट्रिक था, याद हो गया, तो कमेंट में जरूर थैंक यू या थोड़ा अप्रिशिएट हम लोगों को कर लेना। ठीक है, चलो ध्यान से सुनना। पहले आप सिंबल से एलिमेंट पहचानना तो सीखना पड़ेगा, फिर मैं आपको न्यूमेरिक्स दूंगा। जैसे आप जानते हैं एससी को क्या बोलते हैं, स्कैंडियम। टीआई क्या है, टाइटेनियम। वी क्या है, वेनेडियम। सीआर क्या है, क्रोमियम। एमएन क्या है, मैग्नीज। सिंबल से एलिमेंट तो पहचानना ही पड़ेगा, इसीलिए मैं आपसे एक बार नाम बोल रहा हूं कि आप एकदम क्लियर हो जाओ। वाई से यूट्रियम, जेडार जर्कोनियम, एनबी को बोलते हैं नायोबियम, एमओ को बोलते हैं मॉल्बेडेनम और टीसी को बोलते हैं टेक्नीशियम। ठीक है, वैसे ही एलए क्या है, लेंथनम, ऑब्वियसली जिसकी वजह से लेंथेनॉइड नाम है। एचएफ को बोलते हैं हैफनियम, हैफनियम। टीए को बोलते हैं टैंटनम, डब्ल्यू है टंगस्टन और आरई को बोलते हैं रीनियम। तो प्लीज मैं इसलिए नाम बोल रहा था कि आप लोग एटलीस्ट अल्फाबेट से एलिमेंट तो पहचान ले पहले।
फिर याद करने की ट्रिक बड़ी सिंपल है, मैं ध्यान बोल रहा हूं, ध्यान से अपनी कॉपी में उठाओ। देखो पहला ये याद करने का जो एलिमेंट का ट्रिक है वो है सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन। ध्यान से देखो, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन। लो याद हो गया तुमको। पहला ट्रिक क्या है? सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन। सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन। अब आप यहां से सिंबल आइडेंटिफाई कर लोगे और फिर लिख दोगे आराम से, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला ना, पहले सिंबल से नाम आइडेंटिफाई आप कर ले, उसके बाद ट्रिक काम कर जाएगा, ठीक है। पहला का ट्रिक क्लियर हुआ। तो कोई इसके बाद का पहले ही याद करवा चुका हूं, इसके पहले ही तो जो बच रहा है वही तो प्रॉब्लम है। तो पहले वाले 3D सीरीज को याद करने का ट्रिक है सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, याद हो जाएगा आसानी से, ठीक है। दूसरा कहता है दोस्त, यारी जरा निभाना मौत तक। अगला जो ट्रिक है वो याद करने का क्या है, फिर से देखो मेरे साथ बोल लो, यारी जरा जेडार निभाना एनबी मौत एमओ तक टीसी, यारी जरा निभाना मौत तक। तो चलो 4D भी याद हो गया दोस्त, है ना। और जब बात दोस्ती की आई है तो ये इधर आओ 5D, ठीक है। इधर 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 अगला हो, कह रहा है सर 5D वाला कैसे याद होगा? तो कहता है ला मतलब लेंथनम, हफ्ता हफ्ता, ला हफ्ता। और फिर कह रहा है वरना, तो वरना में डब्लू से वो और रना से आरी, ला हफ्ता वरना, बस इतना ही करना है तुम्हें। पहली सीरीज याद करने का ट्रिक है सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन। दूसरी सीरीज में याद करने का ट्रिक है यारी जरा निभाना मौत तक। और तीसरी सीरीज याद करने की ट्रिक है ला हफ्ता वरना, बस हो गया। उसके बाद ट्रांजिशन ट्रायड्स ऑलरेडी तुम्हें याद है, आयरन कोबाल्ट निकेल, रुथीनियम रोइडियम पैलेडियम, ऑस्मियम इरिडियम प्लैटिनम। और उसके बाद वाला भी याद है तुम्हें कि क्वाइनेज है तो कॉपर सिल्वर गोल्ड, और वोलेटाइल है तो जिंक कैडमियम मरकरी। ठीक, याद रहेगा, आसान है। ट्रांजिशन ट्रायड्स क्लियर है, याद करने की ट्रिक दे दिया, क्वाइनेज बोलते हैं, वोलेटाइल बोलते हैं, ये सब दिमाग में आ गया। तो समझ लो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स तुम्हें लर्न हो गए दोस्त। तुम चाहो दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, अगर तुम कॉपी पेन लेके बैठे हो, है ना, तो बढ़िया है, आपको ट्रिक दे दिया, लिख लो। या आप इसे यहीं पे वीडियो पॉज कर लो थोड़ी देर के लिए और एक बार सोच लो, अच्छा पहले ये था 12th वाला हो गया, फिर 11th वाला, फिर ट्रायड्स हो गया, फिर न्यूमेनिक्स हो गया, अरे हाँ यार याद तो हो गया। ठीक है, आप ये भी काम कर सकते हो, आपकी इच्छा की नहीं लिख लिया, लास्ट में रिवाइज करेंगे, आपकी मर्जी, दोनों आपकी मर्जी दोस्त, जो तुम्हारा दिल करे। ठीक ठीक, तो अब कहानी क्या, जो मैंने बताया उनमें से कुछ हाईलाइटेड चीज आपके लिए एक बार देख लीजिए। कह रहा है ये जो निकिल प्लैटिनम और पैलेडियम वाला कॉलम है, आपने इसको याद किया होगा, कई बार आप पढ़ चुके हो, ऑर्गेनिक के वन शॉट ऑलरेडी अपलोडेड है तो आपने देख लिए होंगे कि ये यूज होता है हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन ऐड करने में। तो निकिल प्लैटिनम पैलेडियम कहाँ यूज हो रहा है? हाइड्रोजिनेशन में यूज हो रहा है एज अ कैटलिस्ट। क्वाइनिज मेटल मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया। सर यहाँ स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट लिखा है Zn जिंक कैडमियम और मर्करी के लिए, सर इसका क्या मतलब है? तो प्यारे बच्चे देखो, मैंने कहा कि डी ब्लॉक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से भी बुलाते हैं। अब इस लाइन का मतलब क्या है फिर? सर ट्रांजिशन एलिमेंट हम उन एलिमेंट्स को बोलते हैं जो ग्राउंड स्टेट में या एक्साइटेड स्टेट में वेरिएबल वैलेंसी शो करे। वेरिएबल वैलेंसी का मतलब क्या है? अगर ऐसा कोई एलिमेंट जो अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग वैलेंसी शो करे उसको बोलते हैं वेरिएबल वैलेंसी। तो फिर इनको हमने स्यूडो क्यों बोला? क्योंकि सर ये जो 12th वाला ग्रुप है, जब हम इनका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो ये नॉर्मल स्टेट हो या जो इनका एक्साइटेड स्टेट है या आप कह सकते हैं मोस्ट स्टेबल स्टेट है, उन दोनों ही कंडीशन में भाई लोग कोई वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करते, एक ही वैलेंसी शो करते हैं। तो इसका मतलब स्यूडो ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन मतलब डी ब्लॉक में तो है, डी ब्लॉक एलिमेंट तो हम उनको बोलेंगे, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलेंगे, हम उनको बोलते हैं स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। और ये गिव रीजन में आपके बोर्ड एग्जाम्स में आता है चैंपियन, तो मेरी बात बहुत ध्यान से और बहुत सीरियसली समझना। कह सकता है कि वाई 12 ग्रुप, या आपसे कह सकता है वाई जिंक कैडमियम मर्करी आर कॉल्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट बट नॉट द ट्रांजिशन एलिमेंट, या वाई कॉल्ड एज स्यूडो ट्रांजिशन। तो आप बता देना, बिकॉज इन ग्राउंड स्टेट एंड मोस्ट स्टेबल स्टेट या एक्साइटेड स्टेट में भाई साहब वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करते। डन? ठीक चैंपियंस, तो आगे बढ़ जाऊं, बहुत बढ़िया। तो ये आपको मैंने सीरीज भी लर्न करने की कुछ ट्रिक दे दी और ये मैंने कुछ आपको बताए नाम जो आपको जानने जरूरी है। आपने बोला बढ़िया है सर, ये तो समझ में आता है। अब जब आपने ये समझ लिया तो वही सवाल जो मैंने आपसे बोला वही, कि सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट। जितने ट्रांजिशन है वो तो डी तो है ही ना, लेकिन कह रहा है कि सारे डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला वही लास्ट वाले भाई लोग,
क्योंकि वो वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करते। तो आपको ये सवाल था गिव रीजन का, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, कह रहा वाई, तो इसका जवाब ऑलरेडी आपको पता है इस फॉर्म में कि जिंक, कैडमियम और मरकरी को हम ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं करते, क्योंकि भैया लोग चाहे ग्राउंड स्टेट में हो तब उनका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10, है ना, 3d10 4s2, नॉट 6 चैंपियन, 3d10 4s2, और अगर एक्साइटेड स्टेट में आते हैं तो +2 वेरी स्टेट में, तो ये 4s2 का 4s0 हो गया, तब भी इनका डी क्या है, भरा हुआ है। इनका जो डी वाला सेल है वो क्या है, भरा हुआ है ना। तो ट्रांजिशन एलिमेंट कहने का मतलब वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। तो क्यों करते हैं, क्योंकि डी वाला जो सेल है वो पार्शियली फिल्ड होता है। लेकिन जिंक, कैडमियम और मरकरी के केस में क्या हुआ, ये नॉर्मल मतलब ग्राउंड स्टेट में भी और एक्साइटेड या मोस्ट स्टेबल स्टेट दोनों ही केस में ये फुल फिल्ड था। इसीलिए भैया लोग वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं कर पाए, इसीलिए हम इनको डी ब्लॉक एलिमेंट तो बोलते हैं प्यारे बच्चों, बट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते। ठीक, तो ये बात यहां तक थी। फिर मैंने बोला कुछ लोगों को डाउट होता है कि वो लेंथेनम मतलब लेंथेनॉइड, तो वो तो 4f सीरीज है। नहीं, लेंथेनॉइड के बाद के 14 एलिमेंट 4f में लिखे गए हैं। ठीक है, तो इसमें प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है जैसे लिखा ना कि लेंथेनम इज एफ ब्लॉक एलिमेंट। नहीं, लेंथेनम के बाद वाले जो एलिमेंट है उनको हम एफ ब्लॉक की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप प्लीज। चलिए मैं आगे बढ़ूंगा, अभी तो एफ ब्लॉक के बारे में बात भी नहीं कर रहे हैं, तो एफ ब्लॉक आपके बाद हमने आने वाला, डोंट वरी, एकदम परेशान मत हुइए। ठीक है, चलो आपने बोला ये तो पता है सर। अब कहता कि चलिए फिर तो पहले हम इस पूरे चैप्टर में डी ब्लॉक की पहले हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। मेन क्वेश्चन दोस्त इनकी प्रॉपर्टीज से ही बनने वाला है, ढेर सारी प्रॉपर्टीज है, इवन आप ऐसे कह सकते हैं 10 12 13 प्रॉपर्टीज हैं, उनके बारे में बात करेंगे एक एक करके। फिर हमें डी ब्लॉक में 2 कंपाउंड भी पढ़ने हैं, KMnO4 और K2Cr2O7, और दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको, मेरी बात आप सुनेंगे और आपको याद हो जाएगा, इतना भरोसा रखिए। तो बस मेरे साथ बने रहिए, है ना, आराम से कॉपी किताब लेके बैठ ही गए हैं, बीच में घोंट के पानी लेते रहिएगा, ऑक्सीजन मेंटेन रहेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कहता है सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं एटॉमिक रेडियस। याद रखिए मैंने बोला आपको शुरू में ही, हम बात करेंगे 3D के बारे में, वही कॉपी पेस्ट होता रहेगा 4D 5D में, क्योंकि हमारी सारी कहानी 3D सीरीज के अराउंड घूमेगी। अच्छा, 3D सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट है सर? सर 3D सीरीज में तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, क्या था, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। कह रहा है जब मैं 3D सीरीज में ऑब्वियसली लेफ्ट टू राइट जाऊंगा, सीरीज वैसी बनी ही है हॉरिजॉन्टल, तो कहता है जब मैं 3D सीरीज में लेफ्ट टू राइट मूव करता हूं प्यारे बच्चे, तो कह रहा है एटॉमिक रेडियस क्या होगा? तो आपने कहा बड़ा सिंपल है, नॉर्मली एटॉमिक रेडियस जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो क्या होता है, डिक्रीज होता है। लेकिन भाई तो अपना डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये तो बना ही है तबाही मचाने के लिए। तो कह रहा है इनमें कहानी में क्या ट्विस्ट है कि भाई साहब पहले क्या होते हैं, डिक्रीज, फिर क्या हो जाते हैं, जब ट्रांजिशन ट्रायड्स आता है तो क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट, और फिर क्या होने लगते हैं, इंक्रीज। ये कहानी है। वैसे जनरली लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है, लेकिन भैया जी के साथ है कहानी में ट्विस्ट। कह रहे हैं ये पहले जाते हैं तो पहले डिक्रीज होते हैं, नॉर्मल ट्रेंड फॉलो करते हैं, फिर आ जाता है ट्रांजिशन ट्रायड्स, और ट्रायड्स मतलब प्रॉपर्टी सिमिलर तो होंगी ही दोस्त, तो इस केस में आके भैया क्या हो जाता है, कांस्टेंट, और जब कांस्टेंट होके उसके बाद आता है तो इंक्रीज कर जाता है। तो ये ट्रेंड तो सर ने बड़ा अच्छे से याद करवा दिया, क्लियर हो गया। सवाल ये इसके अलावा पूछता है ऐसा क्यों, ये नहीं, ये तो चलो ठीक है तुमने बता दिया कि सर पहले डिक्रीज होगा फिर कांस्टेंट हो जाएगा फिर इंक्रीज हो जाएगा, पूछेगा क्यों, गिव रीजन। तो दोस्त मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो साइज डिक्रीज इस वजह से होता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। हमने क्या सीखा, किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज डिक्रीज होता है, क्यों, क्योंकि सर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। और लेकिन लेफ्ट टू राइट जाने पे एक चीज और भी बढ़ रही है, आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़ रहे हैं। तो कह रहा है मतलब रेडियस 2 फैक्टर पे डिपेंड करने वाली है, किस पे किस पे, एक तो सर ने बोला न्यूक्लियर चार्ज पे, क्यों न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, और दूसरा क्या बढ़ रहा है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी तो चेंज हो रहा है दोस्त। जैसे जैसे आउटर में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी बढ़ रहा होगा। तो अब मेरी बात सुनो, एकदम सिंपल से लहजे में तुम्हें फट से कनेक्ट हो जाएगा। कह रहा है जब तक न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट करेगा, क्योंकि भाई जब स्टार्ट करोगे तो D1 पहले 1 इलेक्ट्रॉन, फिर D2 फिर 2 इलेक्ट्रॉन, अचानक से थोड़ा ना 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन डोमिनेट कर जाएगा, पहले तो न्यूक्लियर चार्ज ही डोमिनेट करेगा। तो जब तक न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट कर रहा था तब तक साइज हुआ डिक्रीज,
जब न्यूक्लियर चार्ज और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन लगभग बराबर मैग्नीट्यूड में आ गए तो साइज हो गया कांस्टेंट, क्योंकि तब ट्रांजिशन ट्राइड्स आ गया। और जब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन डोमिनेट किया प्यारे बच्चे तो साइज इंक्रीज हो गया। जब आपसे रीजन पूछे ध्यान रखिएगा, बहुत प्यार से समझाया मैंने कि जब तक न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट करेगा रिपल्शन से साइज डिक्रीज होगा, जब दोनों लगभग सिमिलर मैग्नीट्यूड में आ जाएंगे साइज कांस्टेंट हो जाएगा, और जब रिपल्शन डोमिनेट कर जाएगा तो फिर जय जय श्री राधे हो जाएगा, मतलब साइज बढ़ जाएगा। ठीक है, पक्का। अब इसी बात को देखो, मैंने पहले समझाया तुम्हें, वरना तुम्हें लगता कि अरे बैठ के पढ़ना है। आप ध्यान सुनो, ये कहानी सुनो। मैंने कहा हमने 3D सीरीज के एलिमेंट को ऐसे डिवाइड किया, पहले 4 हैं, फिर ये वाले हैं, फिर लास्ट में कॉपर जिंक की कहानी है। तो सर ने अभी अपडेट तो कर ही दिया, समझ तो तुम गए ही होगे कि पहले क्या होगा, डिक्रीज, फिर होगा कांस्टेंट, फिर होगा इंक्रीज, डिक्रीज कांस्टेंट इंक्रीज। और क्यों? क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट कर रहा है, यहाँ दोनों बराबर हो रहे हैं, नियरली मैग्नीट्यूड सिमिलर आ रहा है, और यहाँ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन डोमिनेट कर गया है। तो बस आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया। ठीक, तो अब आप ये भी कह सकते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसके पीछे की कहानी भी मैंने आपके लिए रख दी है। 1 मिनट जो ऊपर लिखा है वो हटा देता हूं, वरना आप डिस्टर्ब होंगे। समझ तो मैं आपको पहला चुका हूं। देखिए क्या कह रहा है, पहले केस में कह रहा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, इसलिए रेडियस डिक्रीज कर रहा है। हाँ ठीक है, कनेक्ट तो सर ने पहले ही कर दिया। यहां क्या कह रहा है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंक्रीज कर रहा है, इसलिए साइज बढ़ गया है। ये तो ऑब्वियसली क्लियर ही है। ठीक, बढ़िया था, अच्छे तरीके से समझाया। अब याद रखेगा, मत भूलेगा। और जो यहां हो रहा है वही हर सीरीज में है, जब भी आपसे पूछे याद रखेगा, है ना। मतलब 3 थर्ड ग्रुप, 4th ग्रुप, 5th ग्रुप, 6th ग्रुप, 3 से 6 तक क्या हो रहा है, डिक्रीज। फिर 7, 8, 9 में क्या हो रहा है, 7, 8, 9, 10 में क्या हो रहा है, कांस्टेंट। फिर 11, 12 में क्या हो रहा है, इंक्रीज। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, सबके लिए काम आ जाएगा। ठीक है, ठीक। चलिए, ये आपके बुक में डायग्राम आपको मिलेगा, ग्राफ बना हुआ मिलेगा एटॉमिक रेडियस में 3D, 4D एंड 5D के। तो एक बार मैंने भी आपके लिए पेश करवा दिया था अपनी टीम से बोल के कि भैया आप देख लो, आपको समझ में आ जाए, है ना। देख लीजिए, ये आपको देख के ही पता चल रहा होगा, स्कैंडियम मतलब ये 3D सीरीज है। फिर उसके बाद क्या है, यूट्रियम वाला ग्रीन वाला 4D सीरीज है, और लेंथेनम वाला कौन सा सीरीज है, 5D सीरीज है। तो आपको देख के तो पता चल ही रहा है। जैसे जैसे स्कैंडियम्स आगे बढ़ रहे थे, पहले देखो क्या हो रहा था, कम, फिर लगभग क्या हो गया, कांस्टेंट, और फिर फाइनली क्या हो गया, इंक्रीज। यही सब में हो रहा है, यही क्या हो रहा है सब में। तो ये बात तो समझ में आती है। और कह रहा है जब हम 3D से 4D में जाएंगे तो ऑब्वियसली साइज बढ़ेगा, है ना। देखो 3D स्टार्ट हुआ था लगभग 160 या 162 पीएम से, लेकिन 4D स्टार्ट हुआ 180 से, स्टार्ट ही हुआ 180 से। तो ऑब्वियसली, और वैसे भी अंडरस्टूड है बच्चा, जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो क्या बढ़ जाता है, एनर्जी शेल बढ़ता है ना ग्रुप में नीचे आने पे, तो साइज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन 3D से 4D में बढ़ा, फिर आप नोटिस करेंगे 4D और 5D में आपको क्या दिख रहा है, कांस्टेंट। इसका रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ, याद रखिएगा, एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, रीजन में पूछ सकता है कि 3D से 4D का साइज तो बड़ा होता है एटॉमिक रेडियस, लेकिन 4D और 5D नियरली इक्वल होने लगते हैं, तो बिकॉज ऑफ लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। थोड़ा और डिटेल में बताऊं, अगर ये टर्म आपको पता है तो अच्छी बात है, थोड़ा डिटेल में बताऊं तो आपको समझ में आएगा कि जब हम यूट्रियम से लेंथेनम की कैटेगरी में जाते हैं, तो लेंथेनम के बाद का जो दूसरा एलिमेंट लिखा है ना, जर्कोनियम, वो लेंथेनम के एटॉमिक नंबर के जस्ट बाद वाला लिखा ही नहीं है, क्योंकि लेंथेनम के बाद के 14 एलिमेंट तो 4f में चले गए। भाई लेंथेनम के बाद के 14 एलिमेंट 4f में लिखे हैं, उसके बाद वाला जो एलिमेंट है वो है जर्कोनियम। तो इसी वजह से बीच में आ गया f, और उसकी वजह से उसका शील्डिंग इफेक्ट होता है पुअर, तो न्यूक्लियस ने ज्यादा अपनी तरफ खींच लिया, इसलिए नियर साइज क्या हो गया, नियरली 4D और 5D का बराबर हो गया। और इसी टर्म को बोलते हैं प्यारे बच्चों, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, समझ में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने बोला ठीक है, अब दूसरे टर्म पे बात करते हैं। कौन सा टर्म है, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो बेसिक सी बात है, आप बहुत पुराने क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब क्या है, कि मैं एक न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम हूं, और आपने मेरे से क्या रिमूव करना है, इलेक्ट्रॉन। तो अपने आप तो मैं दूंगा नहीं, जैसे लाइक आप समझो कि मैंने अपना पेन पकड़ा हुआ है और आप मेरे से निकालने आ रहे हो, तो मैं तो अपने आप थोड़ा दूंगा, आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। जो एनर्जी आप लगाते हो उसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी। डन है, ये बात समझ में आती है। तो कहता है ठीक है भैया, तो यही कहानी अपने इन भैया जी के साथ भी है कि जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा निकालने में इलेक्ट्रॉन्स, उसी को बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। नॉर्मल ट्रेंड कहता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे, अभी आपने बोला न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, साइज छोटा होगा, साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा तकलीफ होगी। इसका मतलब सर आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, लॉजिक है।
अब ये मत सोचना कि सर साइज में तो ऐसे हो रहा था तो वहां भी नहीं, आईपी में एक रेगुलर ट्रेंड चल रहा है, कह रहा है इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। लेकिन पता है आपको खेल कब आता है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है ना आयनाइजेशन पोटेंशियल में कि हाफ फिल्ड होता है तब एक्सेप्शंस आते हैं, फुल फिल्ड होता है तब एक्सेप्शंस आते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन IP1 का अलग ऑर्डर होता है, IP2 निकालने जाओ अलग ऑर्डर होता है, इसीलिए डी ब्लॉक में यहां से बहुत सारे सवाल बनते हैं। ठीक, मैं कुछ सवाल आपके साथ डिस्कस करूंगा, तभी आप समझ पाएंगे कि यहां से सवालों के जवाब देने कैसे हैं। तो बस कुछ नहीं करना है, एक दो लंबी सांसें बीच में लेते रहिए, कॉन्सेंट्रेशन बना रहे, मुझे प्यार से सुनते रहिए दोस्त, क्योंकि तेरा मेरा साथ रहेगा तभी कुछ बड़ा काम होगा। चलो आ जाओ, क्या कह रहा है, कह रहा है जो लास्ट वाले एलिमेंट है ना 12th ग्रुप वाले, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, उनका तो आउटर मोस्ट शेल फिल्ड हो गया भाई, D1 से शुरू हुए, D2 D3 D4 करते गए, 12th ग्रुप आए तो D10, क्या हो गया D10, सारा इलेक्ट्रॉन फिल्ड। फिर तब तो सर ये मोस्ट स्टेबल की तरह बिहेव करने लगेंगे। भाई स्टेबल बिहेव करेंगे इसका मतलब जब आउटर फुल फिल्ड हो जाए, है ना, तो उस केस में आईपी क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। तो बस वही बात तो लिखी है, कह रहा जिंक, कैडमियम एंड मर्करी हैव वेरी हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल 1। IE1 मतलब IP1 मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकालना उनसे बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो फुलफिल्ड है ड्यू टू देयर फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एग्जाम में पूछेगा किसी भी सीरीज में, चाहे 3D हो, चाहे 4D हो, चाहे 5D हो, जो 12th ग्रुप का एलिमेंट होगा आयनाइजेशन पोटेंशियल उसी का सबसे ज्यादा होगा दोस्त। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड है, और जब कंप्लीट फिल्ड है मतलब वो स्टेबल की तरह बिहेवियर करेगा, और कोई स्टेबल हो तो उसको डिस्टर्ब करना तो दोस्त सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। तो बस वही है, ज्यादा एनर्जी लगेगी इसलिए आईपी ज्यादा है। ठीक है, ये ट्रेंड समझ में आता है। अच्छा बढ़िया है सर, ये तो आसान था। तो आप कह रहे थे इसमें कुछ बड़े ट्रिकी वाले सवाल बनते हैं, हाँ बनते हैं। पहले अपनी बुक के उसको ग्राफ को समझाता हूं आपको, पहले समझ लेना फिर बात करते हैं। देखो कह रहा है, अब मेरी बात ध्यान सुनना, मैं अभी आपको कंपेयर करके दिखाने जा रहा हूं आयोनाइजेशन पोटेंशियल 1 और आयोनाइजेशन पोटेंशियल 2 कौन कौन से एलिमेंट का, एक बार क्रोमियम और दूसरा किसका, मैग्नीज के बारे में। फिर आप कॉपर और जिंक का यहां से रिलेट भी कर लेना और एक बार खुद भी लिख के क्रॉस चेक कर लेना। तो चलो ध्यान से सुनो, क्रोमियम वाले भैया जी का एटॉमिक नंबर है प्यारे बच्चों 24, ठीक है, और कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखते हैं तो हम लिखते हैं 3D5 4S1। मुझे पता है कि मुझे यह बताने की कोई जरूरत नहीं है कि हमने 3D4 और 4S2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इतना आप सब जानते हो कि सर 4 था तो हाफ फिल्ड हो जाएगा तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो उसने उससे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। सर ये तो हमने बहुत बार पढ़ा है। मैग्नीज क्या होता है दोस्त, मैग्नीज होता है 25, तो ऑब्वियसली भैया जी का कॉन्फ़िगरेशन करा जाएगा तो लिखा जाएगा 3D5 4S2। बढ़िया, कोई तकलीफ नहीं। अच्छा अब जब मैं आपसे कहूंगा कि मेरे को आयोनाइजेशन पोटेंशियल 1 के बारे में बात करनी है, तो आप मुझे को बताओ ध्यान से कि पहला इलेक्ट्रॉन निकालना किससे ज्यादा मुश्किल है। तो पहला इलेक्ट्रॉन मतलब सबसे बाहर वाले घर से निकालेंगे, तो सर यहां पे जो बाहर वाला घर है वो है 4S, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, और यहां जो सबसे बाहर वाला घर है वो 4S2 और S में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, और S जो ऑर्बिटल है दोस्त उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन हो ही सकते हैं, मैक्स होंगे 2, मतलब फुल फिल्ड होगा तो 2 और हाफ फिल्ड होगा तो 1। तो अब आपको क्या लग रहा है कि S1 और S2 में से फुलफिल्ड कौन है, सर S2 है। तो ऑब्वियसली अरे अभी हमने क्या सीखा कि जो ज्यादा फुलफिल्ड होगा वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, इसका मतलब IP1 जो होगा वो क्रोमियम से ज्यादा किसका होगा, मैग्नीज का। लेकिन जब यही बात मैं IP2 में आऊंगा दोस्त, तो देखो IP2 का मतलब होता है कि जब आपने IP1 मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो अब जो बचा उसमें से तुम जा रहे हो निकालने दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन। तो सोच के देखो बचा क्या, जब तुमने यहां से 4S1 निकाल लिया तो अब क्रोमियम बचा सिर्फ 3D5, और भैया क्या बचे, ये बचे 3D5 4S1, ये 5 है दोस्त, कंफ्यूज मत होना। अब जब निकालने जाओगे IP2 मतलब दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन, तो दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन आप यहां से निकालोगे 3D5 के 5वां, D का 5वां वाला इलेक्ट्रॉन, और यहां आप निकालोगे S का पहला वाला इलेक्ट्रॉन, और अब D हाफ फिल्ड हो गया है। आपके दिमाग में आ सकता है कि हाफ फिल्ड तो S भी हो गया है, लेकिन मेरे लाल वो 4th घर है, वो ज्यादा दूर है न्यूक्लियस से, और D वाला उसके थोड़ा नजदीक है ना, ऑब्वियसली तीसरा घर है तो नजदीक ही होगा।
और तीसरा घर नजदीक है और हाफ फिल्ड हो गया, मतलब स्टेबिलिटी हो गई। स्टेबिलिटी हो गई मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा, क्रोमियम और मैग्नीज के जब हमने IP1 के बारे में बात किया तो पता चला वो मैग्नीज का ज्यादा था, क्रोमियम का कम। और जब हम IP2 के बारे में बात करने आए दोस्त, तो हमें पता चला कि IP2 तो क्रोमियम का ज्यादा होगा और मैग्नीज का कम। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप इसको समझिए, वीडियो पॉज करिए, कॉपर और जिंक का भी IP1 और IP2 कंपेयर करिए और एक फिक्स डाटा पे पहुंचिए कि अच्छा ये बात, ऐसे सवाल पूछेगा तो हम बता सकते हैं। जब आप ये सीख जाएंगे तो फिर किसी का भी पूछेगा IP ऑर्डर, IP2 ऑर्डर, IP3 ऑर्डर, आप आसानी से बता देंगे। ठीक है, और ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ये सब सारी बातें हुई है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आती है? जी सर, बात समझ में आ गई तो ठीक है मेरे लाल, यही इंपॉर्टेंट कहानी थी आयनाइजेशन एनर्जी की। अब देखिए आपके बुक में क्या बना हुआ है, एक शानदार सा ग्राफ बना हुआ है जिसको आप देख सकते हैं। ये ग्राफ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये 3D वालों की कहानी है, ये 4D वालों की कहानी है, 4D सीरीज की कहानी है। 4D कहाँ गया, कहाँ से स्टार्ट हुआ था 4D? स्कैंडियम टाइटेनियम वाली कहानी है, और ये आपकी ठीक है, ये टेक्नीशियम रूहिनियम वाली कहानी है, जर्कोनियम वाली, और ये हैफनम टैंटेनम मतलब 5D सीरीज वाली कहानी है। तो ये आपके बुक में ऐसे लिखा हुआ है ना, आयनाइजेशन एनर्जी 1 ऑफ 5D मेटल्स आर हायर देन दोज ऑफ 3D एंड 4D। और कह रहा है 5D वाले का, अब देखिए गेम क्या है, एक चीज तो आप समझ गए, फिर आपके दिमाग में क्या आएगा कि 3D है, फिर 4D है, फिर 5D है। सर लेफ्ट टू राइट जाने पे IP बढ़ता है और टॉप से बॉटम आने पे आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज करना चाहिए था लॉजिकली, क्योंकि साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, आसान होगा। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जब हम एटॉमिक रेडियस पढ़ रहे थे तो हमने क्या नोटिस किया कि जब हम 4D सीरीज से 5D सीरीज में गए थे तो हो गया था लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, और लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से साइज हो गया था छोटा, मतलब 4D और 5D लगभग कंपेरेबल साइज के हो गए थे। तो ये टेबल कहती है एक्सपेरिमेंटली कि जो IP है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ IP1 ऑफ 5D सीरीज वो हायर होता है देन 3D एंड 4D। तो आप देख लीजिए 5D वाले टेबल में सबसे ऊपर की तरफ लिखे हैं, 3D और 4D वाले नीचे लिखे हैं। तो अब ये आपने दिमाग में स्टार पॉइंट बना के ऐड कर लीजिएगा, ढेर सारे एग्जाम्स के लिए ब्रह्मास्त्र है ये, कि IP जो है वो 5D वालों का ज्यादा होता है देन 3D एंड 4D। ठीक है, चलेगा, खोपड़ी में ये बात रहेगी, बढ़िया। तो चलो आगे बढ़ूं, चलो दो का प्रॉपर्टीज हमने पढ़ लिया, कौन कौन सा, एटॉमिक रेडियस और आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है प्यारे बच्चे, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है हीट ऑफ एटमाइजेशन। हीट मतलब अच्छा एनर्जी में चेंज, एंथैल्पी में चेंज, एटमाइजेशन मतलब एटम में चेंज करने में। कहता है आपके पास कोई मॉलिक्यूल होगा, कोई ना कोई उसमें बॉन्ड होंगे, उस बॉन्ड को आप तोड़ोगे, जब वो बॉन्ड टूटेगा तो भाई लोग किस में चेंज होंगे, गैसियस एटम में चेंज होंगे। और इस काम को करने में जो भी हीट में चेंजेस होंगे या एंथैल्पी में चेंजेस होंगे प्यारे बच्चे, उसी को बोलते हैं हीट ऑफ एटमाइजेशन। क्या बोलते हैं, हीट ऑफ एटमाइजेशन, या इसी को बोल सकते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्या बोल सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो एकदम परेशान नहीं होने का, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिफिनीशन, और मैं आपको एक लाइन और बता देता हूं, स्पेशल लाइन, जिससे आपका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के सारे सवाल, मुश्किलात जो भी हैं खत्म हो जाएंगी। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन प्यारे बच्चे डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। तो बस अपनी कहानी बन गई, जिसके पास जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन उतना ही ज्यादा। और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन मेल्टिंग पॉइंट पे भी डिपेंड करता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मेल्टिंग पॉइंट के भी। तो जो कहानी आप एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन या हीट ऑफ एटमाइजेशन में पढ़ेंगे वही कॉपी पेस्ट हो जाएगी मेल्टिंग पॉइंट के लिए भी। ठीक, हाँ कुछ स्पेशल पॉइंट्स है, मैं उन पे आ रहा हूं। तो चलो सबसे पहले हम जानते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता क्या है। तो कह रहा है एंथैल्पी चेंज मतलब हीट चेंज, जब एक कंपाउंड्स का जो बॉन्ड है वो टूटेगा, जैसा मैंने अभी आपको बताया, और अब बनेगा क्या, अपने एटम्स में चेंज हो जाएगा। बस हम तभी बोलेंगे कि इस दौरान जो भी एंथैल्पी में या हीट में चेंज हुआ दोस्त, उसको हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। और अभी सर ने क्या बोला कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन रिलेटेबल है किसके साथ, मेल्टिंग पॉइंट के साथ। और कहता है कि किसका ज्यादा होगा, कह रहा है 3D सीरीज में क्रोमियम का जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है वो हाईएस्ट है। तो अब आपके दिमाग में ये लाइन तो आएगी ही आएगी कि सर क्यों हाईएस्ट है। तो अभी सर ने क्या बोला
क्योंकि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किस पे डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। किस पे डिपेंड करता है प्यारे बच्चे? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि ज्यादा अनपेयर्ड होंगे तो ज्यादा बॉन्ड बनेगा, ज्यादा बॉन्ड बनेगा तो तोड़ने में ज्यादा एनर्जी भी तो लगेगी। भाई अगर मैं अनपेयर्ड हूं तो मेरा तो एक ही मोटिव है कि मैं बॉन्ड बनाऊं, एक पेयरिंग करूं, मेरा ऑर्बिटल फुल हो। तो जितना अनपेयर्ड उतना पेयरिंग के लिए बॉन्ड बनाएगा, जितना बॉन्ड बनाएगा उतना तोड़ने में एनर्जी लगेगी। तो सीधा सा मतलब है कि जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उतना ही हीट ऑफ एटमाइजेशन, या जिसको मैं कह रहा हूं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, वो क्या होगा? ज्यादा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो दिखा दिया मैंने आपको, जब हम क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे प्यारे बच्चे, तो देखो क्रोमियम के केस में क्या लिखा जाएगा, अभी किया भी था मैंने, 3d5 4s1, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? 6, डी के भी 5 और एस का भी 1, तो मैक्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 6। तो अगर सोचो, अब थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ कि अगर 3d सीरीज में क्रोमियम के साथ हुआ ये काम, तो 4d सीरीज में जो क्रोमियम के नीचे होगा उसके साथ हुआ होगा। ऐसे ही 5d सीरीज में जो क्रोमियम वाली सीरीज में नीचे आ रहा होगा उसके साथ हुआ होगा। लॉजिक लग रहा है? तो अब थोड़ा क्रोमियम कौन से सीरीज में उसको पकड़ लेते हैं। पहले D1 भाई स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, चौथा नंबर। तो 3 4 5 6, इसका मतलब जो 6th ग्रुप के एलिमेंट हैं उनका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि दोनों एक दूसरे को रिलेट करते हैं, तो दोनों ही क्या होंगे? ज्यादा होंगे। ठीक, जैसे 3D सीरीज में वहां कौन आता है? क्रोमियम। 4D सीरीज में वहां पे कौन बिलोंग करता है? ये आपके उसमें बुक में ग्राफ दिया था तो आपको दिख भी रहा होगा। 3D से ज्यादा, देखिए सीरीज 1 कह रहा है 3D है, मतलब ग्रीन वाला। ब्लू वाला क्या है? 4D है। रेड वाला क्या है? 5D है। इसका मतलब 3D से ज्यादा होता है 4D का, और 4D से ज्यादा होता है 5D का क्या? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब आपको लग रहा होगा सर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे आपने बोला डिपेंड करता है, तो चलो ये बात तो समझ में आती है कि सीरीज में हमने ऐसे डिसाइड कर लिया। ग्रुप में कैसे डिसाइड कर रहे हैं, मतलब नीचे जा रहे हैं तब कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि 3D से ज्यादा 4D, 4D से ज्यादा 5D? तो दोस्त एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन मैंने क्या बोला? रिलेटेबल है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? वांडर वॉल फोर्स पे। वांडर वॉल फोर्स किस पे डिपेंड करता है? साइज पे। और ऑब्वियसली जब हम नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट और साइज क्या होगा? बढ़ेगा, जनरल ट्रेंड कहता है। तो इसी वजह से कह रहा है वांडर वॉल फोर्स बढ़ेगा, और इसी वजह से एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी 3D से ज्यादा 4D में है और 4D से ज्यादा 5D में है। तो अब मेल्टिंग पॉइंट की कहानी में कहता है ऑब्वियसली डिपेंड करता है सेम फैक्टर पे, है ना। जैसे मैंने क्या बोला, स्कैंडियम, ध्यान से सुनिए, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, इधर क्या था? यारी, जरा, निभाना, मौत। याद आया? देखो ट्रिक इसलिए दिया था। तो क्रोमियम हो गया, मॉलिब्डेनम हो गया, वैसे 5D में आओगे तो आएगा टंगस्टन। ये अपने अपने सीरीज में इन्हीं का एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, या मैं कहूं मेल्टिंग पॉइंट, ये क्या होने वाला है? ज्यादा। क्यों? मैक्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और अभी क्या सीखा? ग्रुप में नीचे आने पे बढ़ता है। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा किसका होगा? सर मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा टंगस्टन का। इसीलिए ये बल्ब में एज अ फिलामेंट यूज होता था, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है तो जल्दी मेल्ट नहीं करता था। और बल्ब पहले आते तब तो CFL वाला और ट्यूबलाइट वाला LED वाला जमाना आ गया है। आप बल्ब में देखते यही फिलामेंट बनता था टंगस्टन का। अभी भी आपने हैलोजन्स या बड़े वाले देखे होंगे जहां पे खूब येलो वाली लाइट बड़ी से आती है, तो उसमें टंगस्टन के ही क्या बने होते हैं? फिलामेंट्स बने होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, बस यही बात मैं नीचे समझाने वाला हूं। उसके पहले मैं आपको कुछ बात बता देता हूं, पूछा जाता है। तो मेल्टिंग पॉइंट किन किन बातों पर डिपेंड करता है? चलो, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन पे तो करता ही करता है, और भी बातों पर डिपेंड करता है। सिमेट्री पे डिपेंड करता है, वांडर वॉल फोर्स पे डिपेंड करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे डिपेंड करता है, अभी मैंने बोला नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे करेगा ही करेगा क्योंकि साइज बढ़ेगा तो वांडर वॉल बढ़ेगा, पोलैरिटी पे डिपेंड करता है, मेटेलिक बॉन्डिंग पे डिपेंड करता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको बस रख लेने दिमाग में। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया है ना आने वाला है डायरेक्ट कि बताओ मेल्टिंग पॉइंट किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हाँ, बस रिलेट कर लो, एक दो बार अपने दिमाग में बैठा लो कि देखो मेल्टिंग पॉइंट है तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी तो वांडर वॉल। अब वांडर वॉल है तो साइज पे करेगा, सिमेट्री पे करेगा, सरफेस एरिया पे करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड पे करेगा, वांडर वॉल फोर्स पे करेगा, है ना, मेटेलिक बॉन्डिंग पे करेगा। बस ऐसे 2-3 बार खुद से बात करके एक बार पढ़ लोगे, याद हो जाएगा। तो कह रहा मेल्टिंग पॉइंट सिर्फ एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन नहीं, इन फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। और अभी जो मैंने आपको ट्रेंड बताया था मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स का, तो अभी मैंने क्लियर ही कर दिया कि हाई MP एंड BP
मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा जब क्या ज्यादा होगा, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड। और डी ब्लॉक वाले एलिमेंट तो है ही मेटल, दे आर टिपिकल मेटल भाई, बढ़िया मेटल मत की जो प्रॉपर्टी है वो एक्चुअली डी ब्लॉक वाले ही शो करते हैं। मेलिएबल, डक्टाइल, सोनरस, लस्टरस, ये सारी प्रॉपर्टी इन्हीं डी ब्लॉक एलिमेंट को ही देख के बताई गई है ना। तो ये दे आर टिपिकल मेटल, और मेटल है तो अच्छा मेटेलिक बॉन्ड होगा, और मेटेलिक बॉन्ड अच्छा होगा दोस्त, तो इसका मतलब उनके एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो इसीलिए वो कह रहा है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है डी ब्लॉक एलिमेंट का वो ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग। ठीक है, अच्छा चलिए और आगे बढ़ते हैं। और अनपेयर्ड तो चलो रिलेट कर ही दिया था। तो अब कहता है इस हिसाब से, क्या कह रहा है, इस हिसाब से कह रहा है इंटर एटॉम, अच्छा बॉन्डिंग बनने के लॉजिक रिलेट कर रहा है, क्योंकि अनपेयर्ड है ना, मतलब डी से एस में इलेक्ट्रॉन इजीली स्विच कर सकते हैं, इसलिए वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, इसी वजह से दूसरा पॉइंट लिखा है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्गर इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अरे जो मैंने अभी कब से आपको चिल्ला रहा हूं वही लाइन यहां पे लिखा है, क्योंकि भैया ये सारे फैक्टर बताए थे ना, वो सारे फैक्टर डी ब्लॉक में ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं, इसी वजह से भैया लोग का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। सबसे ज्यादा कौन सा है, 6 ग्रुप का है, देखो लिखा है विच ग्रुप एलिमेंट हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। सर अभी आपने बोला हर सीरीज में 6 ग्रुप जो है, 3 और 6 ग्रुप के एलिमेंट कौन से हैं, याद कर लीजिए, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, और नीचे जाने पे बढ़ता है तो सबसे ज्यादा किसका है, टंगस्टन का। तो सारा खेल पहले से तुम्हें क्लियर कर दिया है मैंने, तो ये सवाल आपसे पूछता है, याद रखेगा। ठीक है, आगे बढ़ू, कह रहा है मोर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड। अच्छा इसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो वही कह रहा है ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये लॉजिक है, अच्छा मेटलिक बॉन्ड है, ये लॉजिक है, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। और जो मैंने बोला था टंगस्टन वाला यूज होता है एज अ बल्ब में, फिलामेंट में, वो बात भी नीचे लिख दिया मैंने आपके लिए। ठीक, तो मैंने बोला अब आप देखो एक बार ध्यान से, आपको पढ़ने का मौका भी मिल रहा है, तो अब ये दिमाग में आपके क्या हो जाएंगी, कंट्रोल वी मतलब पेस्ट, कॉपी के साथ पेस्ट हो जाएंगे। ठीक, ये आपकी बुक में मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर दिया था, आपको ये ग्राफ व्राफ याद नहीं करना, सिर्फ आपके बुक में है इसलिए मैं आपको दिखा देता हूं कि अच्छा ऐसा ग्राफ बना है, तो आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा वही सेम कहानी है। अब ये सवाल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम से में भी पूछता है कि अच्छा ठीक है भैया, अब देखो सवाल देखो कितना दमदार है। कह रहा है क्रोमियम की बात करूं, मैग्नीज की बात करूं, जिंक की बात करूं, इनका तो कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, हाफ फिल्ड है भाई। देखो क्रोमियम क्या होता है 3d5, मैग्नीज भी क्या होता है 3d5 4s2, भैया होते हैं 3d5 4s1, ये वाले भैया होते हैं 3d5 4s2, ये वाले भैया होते हैं 3d10 4s2। कह रहा है ये लोग तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंटेन कर रहे हैं, कोई हाफ फिल्ड है, कोई फुल फिल्ड है ना। सो दे वॉन्ट लाइक टू लूज इलेक्ट्रॉन। अब मैं हाफ फिल्ड हूं तो मैं इलेक्ट्रॉन लूज करके अपनी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहूंगा, तो अगर मैं लूज नहीं करूंगा, है ना, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेंगे फॉर द डीलोकलाइजेशन लीड्स टू वीक मेटेलिक बॉन्डिंग, तो इसका मतलब मैं बॉन्ड भी तो नहीं बनाऊंगा, और अगर बॉन्डिंग कम हुआ तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, लो, मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। कह रहा था भाई बात तो सही है, इनका तो हाफ फिल्ड है ना, कह रहा था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट आप लगाए हैं तो सर क्रोमियम में ज्यादा ही चल रहा था मामला, लेकिन कह रहा बिकॉज ऑफ दूसरा फैक्टर, क्योंकि ये हाफ फिल्ड है तो ये किसी से बॉन्ड बनाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि इनका हाफ फिल्ड डिस्टर्ब होगा, नहीं बॉन्ड बनाएंगे तो मेटेलिक बॉन्डिंग वीक होगा, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, है ना। मतलब स्पेशली आप क्रोमियम अगर होल्ड भी कर देंगे, क्रोमियम और मॉलिब्डेनम और टंगस्टन तो सीरीज में थे, तो मैग्नीज के पास भी तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है भर के 5 है कि नहीं 5, अरे भाई 3d5 4s2 में 5 एम्पेयर तो है ही। जिंक के पास भी अगर जाऊं तो फुलफिल्ड है, तो बस वही लॉजिक ये आपसे जानना चाह रहा था कि अगर इनके पास 5 है तो ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब 7th ग्रुप के बारे में बात करूं, जैसे 6 में क्रोमियम फलाने थे, वैसे 7th वाले में जो एलिमेंट होंगे 3d में, 4d में, 5d में, उनके पास भी तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फिर वो कम क्यों है, तो बिकॉज ऑफ हाफ फिल्ड, तो वो अपनी हाफ फिल्ड को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, मेटेलिक बॉन्डिंग नहीं बनाने की कोशिश करते हैं, इसी वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। ठीक है, अब फोर्थ आता है रिडक्शन पोटेंशियल। फोर्थ जो प्रॉपर्टीज हमें बात करनी है वो है प्यारे बच्चे रिडक्शन पोटेंशियल। अच्छा रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या है, कह रहा पोटेंशियल मतलब एनर्जी, और रिडक्शन मतलब आपको रिड्यूस करने में जो एनर्जी चाहिए उसी को बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। तो एक तो फंडा बड़ा क्लियर है, अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थोड़ा भी आइडिया है, नहीं है तो उसका वन शॉट भी जल्दी ही आपको मिलने वाला है। तो बस बेसिक सी कहानी है ये कि जिसके भी E0 सेल की वैल्यू
जितना ज्यादा पॉजिटिव होती चली जाएगी, मतलब जितना ज्यादा होती चली जाएगी, वो उतना ही जल्दी रिड्यूस होगा। उतना ही जल्दी क्या होगा? रिड्यूस। इसका मतलब उसके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी, है ना प्यारे बच्चे, ये उतनी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। बस फंडा यही कह रहा है कि रिडक्शन पोटेंशियल जिसका जितना ज्यादा पॉजिटिव, वो उतना जल्दी क्या हो जाएगा? रिड्यूस। तो अब थोड़ा सा बात करता हूं। देखो, आपको अगर इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं भी याद है तो मेटल इलेक्ट्रिक सीरीज प्यारे बच्चे पक्का याद होती है, हर बच्चे को दिमाग में रहती है। तो आप ऐसे समझो ना, जितना आप मेटल इलेक्ट्रिक सीरीज में नीचे की तरफ बढ़ोगे तो वो सीरीज स्टार्ट होती है, अगर मैं थोड़ा सा हिंट करूं तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज स्टार्ट होती है लिथियम से, एक एक्स्ट्रा एल ऐड कर दो, फिर वही अपना मेटल इलेक्ट्रिक सीरीज KNaCmG रिटर्न करते चले जाना। Li से शुरू होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, फ्लोरीन पे खत्म होती है। Li से शुरू होती है मतलब माइनस से शुरू होती है, और माइनस से शुरू होती है चली जाती है, बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है, बीच में आता है हाइड्रोजन जब जीरो हो जाती है, और उसके बाद प्लस वैल्यू की तरफ बढ़ती है। इसका मतलब यहां से क्या समझ में आ रहा है कि उस सीरीज में, उस मेटल इलेक्ट्रिक सीरीज में हम जितना नीचे की तरफ जाते हैं ना प्यारे बच्चे, उतना रिड्यूस होने की टेंडेंसी बढ़ती है। इसका मतलब हम माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, या जिसको हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कहते हैं, वो जितना ज़्यादा वैल्यू उसकी बढ़ेगी, पॉजिटिव होती चली जाएगी, वो उतना ही जल्दी रिड्यूस होता चला जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या कहता है कि इसका मतलब हाइड्रोजन के ऊपर जो लोग हैं उन सब की जो है आपके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू वो क्या होगी? निगेटिव होगी, क्योंकि हाइड्रोजन जब पहुंचेंगे तभी तो जीरो होगा। और जो हाइड्रोजन के बाद आएंगे जैसे कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये सब का क्या होगा? पॉजिटिव। ये सब का क्या होगा? पॉजिटिव। तो ये जल्दी से रिड्यूस होना चाहेंगे, खुद ये जल्दी रिड्यूस होंगे। तो अब यही गेम यहां समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूं, मेरी बात ध्यान समझना, इसीलिए पहले मैंने आपसे इतना बात किया। क्या कहता है फंडा? कहता है भैया जितने भी 3D मेटल्स हैं, ऑल 3D मेटल्स हैव नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल। इसका मतलब मैं कह रहा हूं मोस्टली जो 3D के एलिमेंट्स है कॉपर को छोड़ के, वो सब हाइड्रोजन के ऊपर है, और हाइड्रोजन के ऊपर है तो नेगेटिव पोटेंशियल ही होगा, क्योंकि अभी सर ने रिलेट किया कि नेगेटिव से शुरू होती है, हाइड्रोजन पे आके जीरो होती है, उसके बाद पॉजिटिव होती है। तो कहना यही चाह रहा है कि जितने भी 3D के सीरीज के एलिमेंट्स हैं वो एक्चुअली हाइड्रोजन से ऊपर ही प्रेजेंट है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या मेटल इलेक्ट्रिक सीरीज में। तो इसलिए कह रहा है कि उनका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या है? नेगेटिव, कॉपर को छोड़ के। और अगर इनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, इसी वजह से ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाते उसके सोल्यूशन से। लेकिन कॉपर का तो हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो वो उसको डिस्प्लेस कर देता है, अपने रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूं? रिडक्शन पोटेंशियल है तो जल्दी रिड्यूस हो सकते हैं। बस यही बात मैं आपको नीचे एक छोटी सी टेबल से दिखाना चाह रहा हूं, ध्यान से देखिए। कह रहा है ये हाइड्रोजन से नीचे वाले जो मैंने अभी नाम लिए, इन सब का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये डोंट इवॉल्व H2 फ्रॉम HCl सोल्यूशन, क्योंकि ये H से नीचे आ रहे हैं तो ये अपने रिड्यूस होना जल्दी पसंद करेंगे, ना कि हाइड्रोजन को होने देंगे, क्योंकि हाइड्रोजन से ज्यादा है ना पोटेंशियल। तो यही कह रहा है, इसका मतलब ये हाइड्रोजन को किसी भी रिएक्शन में डिस्प्लेस नहीं करेंगे, और जो ऊपर वाले हैं वो आसानी से डिस्प्लेस कर देंगे, क्योंकि उन सबसे हाइड्रोजन जल्दी होना चाहेगा रिड्यूस। तो बस यही बेसिक सा छोटा सा फंडा है जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, अपने दिमाग में भर लेंगे तो ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब दे देंगे जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट दिया, अगर आपको दिमाग में रह गया तो। ठीक है, पक्का। तो ये था फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी, रिडक्शन पोटेंशियल। अब सवाल देखो आगे, बढ़िया वाला। कह रहा है वाई, कॉपर हो गए, मरकरी अंकल हो गए, गोल्ड वाले भैया हो गए, पैलेडियम हो गया, प्लैटिनम हो गया, डज नॉट डिजॉल्व इन एसिड। ये एसिड में डिजॉल्व नहीं होते। मतलब इन मेटल को मैं लिखूं, जैसे मैंने लिखूं Cu प्लस कोई एसिड ले लूं, तो यार कैसे होंगे? Cu तो H को डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएगा ना। और ये मेटल्स भी तो सब नीचे ही मिल रहे हैं, कॉपर के नीचे ही तो है, हाइड्रोजन के नीचे ही तो है, तो ये हाइड्रोजन को हटा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इन सब का रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो वो इनको हटा नहीं पाएंगे और इसीलिए वो डिसॉल्व नहीं होते। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत है ना भाई? यहां पे H क्या है? H प्लस के स्टेट में है, और जब रिड्यूस होकर बाहर निकलेगा तो H2 बनाएगा। तो भैया H प्लस से H2 नहीं बना सकते ये वाले सभी भाई लोग, क्योंकि इन सब का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, हाइड्रोजन के जीरो से ज्यादा है। बस ये आपको समझने के लिए है। और लिखने वाले टर्म में देखिए आंसर ऐसे देख लीजिए, कह रहा है, पढ़ लीजिए एक बार, कि एज देयर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इज ग्रेटर दैन द वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन, तो वो लिबरेट नहीं कर सकते। हाँ, यही तो बात हो रही कब से, और क्या हो रही है? ठीक है, कोई तकलीफ नहीं, बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते फिर।
बीच बीच में जो मैं सवाल करा रहा हूं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, पूछे गए हैं इसीलिए यहां रखे गए हैं, ध्यान रखेगा। अच्छा अब आगे चलते हैं। कह रहा ठीक है सर, तो अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में भी बात हो जाए। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है पहले ये तो जानो। तो सर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का मतलब है जो मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे या तो अट्रैक्ट होने लगे तो पैरामैग्नेटिक बोलते हैं, वीकली अट्रैक्ट हो, या तो रिपेल होने लगे वीकली तो उसको डायामैग्नेटिक बोलते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होने लगे तो उसको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। लेकिन यहां पे हमें फेरो के बारे में बात ही नहीं करनी, हमें तो प्यारे बच्चे सिर्फ पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक के बारे में बात करनी है। तो देखो फंडा दो तरीके से बात हो सकता है। अब या तो मैं आपको कोई मेटल दूं और कहूं कि भाई साहब ये पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक, तो तुम कहो अच्छा रुको, फिर ले जाओ मैग्नेटिक फील्ड में रखो, देखो अट्रैक्ट हो रहा है या रिपेल हो रहा है। ये तो हो गया एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट। लेकिन सर हर बार एक्सपेरिमेंट तो होगा नहीं, एग्जाम में हमारे पूछेगा तो हम रुक के बैठ के जाएंगे, 3 ही घंटे का पेपर होता है सर, तब तो महीने लग जाएंगे प्रैक्टिकल कर करके देने में। तो सर कोई और रास्ता है क्या? हाँ दोस्त एकदम है। कह रहा है आपके पास एक फॉर्मूला है, म्यू इक्वल टू रूट के अंदर n ब्रैकेट में n+2, जहां n का मतलब है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो बस सिंपल सी बात है, कह रहा जिसके लिए म्यू की वैल्यू 0 आ जाए, इसका मतलब वहां पे n भी क्या है? 0, मतलब कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे पेयर्ड हैं। तो याद रखिएगा अगर किसी एलिमेंट में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो वो क्या होता है? डायामैग्नेटिक। वो कौन सा मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है प्यारे बच्चे? डायामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। और अगर एकाध भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, कहीं से भी म्यू की वैल्यू 0 ना आए, तो भाई n एक भी होगा तो इसकी वैल्यू कितनी आने लगेगी? √3। भाई 1 + 2 3, 3 1 जा 3, √3, मतलब 0 तो नहीं आया। तो कहता है कहीं से भी एकाध भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो भैया अपना क्या नेचर शो करेगा? पैरामैग्नेटिक। कौन सा नेचर शो करेगा? पैरामैग्नेटिक। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? कोई तकलीफ की बात तो नहीं इस लाइन में? तो बस हो गया आपका काम, आप सीख गए। क्या सीख गए? ध्यान से देखिए। कहता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का मतलब है जो क्या हो, सबस्ट्रेट अट्रैक्ट हो, वीकली अट्रैक्ट हो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पे, वो सब क्या है? पैरामैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक तभी होंगे जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। ध्यान से समझिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछता है पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक के बारे में, तो दो पॉइंट बहुत है। कह रहा वीकली अट्रैक्ट हो मैग्नेटिक फील्ड में और उनके पास अनपेयर्ड हो। वैसे ही ये क्या हो? वीकली रिपेल्ड हो मैग्नेटिक फील्ड में और उनके पास क्या हो? एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो, सारे पेयर्ड हो, तो उनको बोलते हैं डायमैग्नेटिक। डायग्राम से समझाता हूं, ये देखिए। कह रहा डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक के केस समझा रहा है। कह रहा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया आपने तो जो डायमैग्नेटिक है वो एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, मतलब रिपेल हो रहे हैं। लेकिन यहां देखो पैरामैग्नेटिक टूवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड जा रहे हैं, ये अवे फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड है, और ये किधर है? टूवर्ड्स। तो ये अट्रैक्ट हो रहे हैं और ये रिपेल हो रहे हैं। बस ये डायग्रामेटिक समझाने की कोशिश की मैंने, कुछ लिखा है, आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। ठीक है। अच्छा तो अब आपने बोला ठीक है, अब आपसे पूछता कैसे? जैसे कुछ भी दे देगा, जैसे आपसे कहेगा कि भाई Fe+2 पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक, तो सिंपल है ना। देखो आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26 मतलब प्यारे बच्चे 3d6 4s2, और अब +2 स्टेट में है, मतलब यहां से 2 गायब कर दो। अब तुम्हारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? डी में 6 इलेक्ट्रॉन, और डी में ऑर्बिटल कितने होते हैं? सर डी में तो 5 ऑर्बिटल होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भरूं? 1 2 3 4 5 और ये देखो 6। हुंस रूल, पहले एक भरा फिर पेयरिंग किया। अब कितने अनपेयर्ड बचे? 4। अरे सर 4 अनपेयर्ड है तो कंफर्म है ये पैरामैग्नेटिक है। और अगर आपसे कोई पूछे कि मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल के दिखाओ तो बस n की जगह रखो 4, फिर 4 + 2। अब कितना आया दोस्त? 4 + 2 6, 6 4 24। सर रूट के अंदर आ गया 24, मतलब वैल्यू कितनी आ गई? 4.9 अराउंड ले लो। अरे 25 होता तो 5 आता, 24 है, मैं थोड़ा सा कम ले लिया। आप सॉल्व करके देख लेना, इतना कौन सी बड़ी बात है ना। 4.82 4.9 एग्जैक्ट निकाल के देख लेना, क्या फर्क पड़ता है। ठीक, तो दोनों ही बातें सिखा दिया मैंने। आप मैग्नेटिक मोमेंट, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक सब निकाल सकते हैं। ठीक है। अब कह रहा कि भैया लोग तो कलर भी शो करते हैं, तो ये मैंने कुछ कलर शो कर रहे हैं कंपाउंड्स के, कुछ कंपाउंड्स एक बार प्लीज नोटिस कर लीजिए, देख लीजिए कि क्रोमियम +3 का कलर क्या है? ये वाला है। आयरन +2 का कलर क्या है? ये वाला है। तो ऐसे करके कुछ कॉम्प्लेक्स और उनके कलर आपके सामने रखे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको रटना है, मैं कह रहा हूं एक बार देख लीजिए बस। कभी कभी दिमाग में चीजें रुकी रह जाती हैं, फोटो इमेजेस दिमाग में रुक जाता है, तो आप देख लीजिए एक बार, और कुछ नहीं। कलर कौन याद करेगा? कोई सवाल ही नहीं उठता कि कलर कोई याद करे बैठ के। बस आपके लिए रख दिया, मेरे को मिला, अच्छा था, मुझे लगा बढ़िया है, बच्चे देख लेंगे, तो आप रख दिया आपके लिए। ठीक है।
आगे बढ़ूं, चलो। अब सवाल ये नहीं है कि इनको कलर याद करना, सवाल ये है कि भैया लोग कलर देते ही क्यों हैं। तो याद रखिएगा, कह रहा है कलर कंपाउंड की पीछे की कहानी ये है कि याद करिए, आपने इसके पहले भी पढ़ा है। जब भी आपसे बात हुई कि भैया ये वाले कलर क्यों देते हैं, तो हमने क्या बोला कि एक्चुअली जब एक्साइटेड होंगे तो इनके इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में गए होंगे, फिर बैक रिटर्न जब होंगे तो विजिबल रीजन से पास हुए होंगे, तो हमें कलर दिखता है, ऐसे तो बोलते हैं। तो एकदम सही है भैया, कलर्ड कंपाउंड के पीछे की कहानी आपके सामने है कि भैया पहले इनके लिखे होते हैं डी सबसेल, उसके बाद क्या होता है भाई, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं डी का बोलूं तो हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं n-1d, सर 1 से लेके 10 तक, 1 to लेके 10 और 4s, या तो 1 या तो 2। तो देखो ना, s और d एकदम कॉन्जुगेटिव लगे हुए हैं और इनकी एनर्जी में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से यहां से यहां तक स्विच कर सकते हैं। तो इसीलिए कह रहा है कि मेनी ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स आर कलर्ड, सब नहीं बहुत सारे लोग कलर शो करते हैं, बिकॉज उनका जो डी वाला सबसेल्स है वो क्या है, पार्शियली फिल्ड है, और पार्शियली फिल्ड है तो फिर ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन स्विच कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन स्विच कर सकते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि डी में भी 2 ऑर्बिटल होते हैं, डी में भी, डी के जो 5 ऑर्बिटल है प्यारे बच्चों, उनको डिवाइड कर देते हैं T2G और EG में। किसमें डिवाइड कर दिया जाता है, T2G और EG में। तो इलेक्ट्रॉन जब लोअर T2G से हायर EG में जाते हैं या EG से T2G में स्विच करते हैं, तो उसी दौरान वो विजिबल रीजन से पास हो जाते हैं, तो हम बोलते हैं कि कंपाउंड कलर शो कर रहा है। मतलब एक लाइन में इतनी सारी बातों का निचोड़ ये है कि आपसे कोई पूछे कि भैया ये डी ब्लॉक वाले कलर क्यों शो करते हैं, तो आप तुरंत फेंक के मारेंगे कि भैया उनमें होता है डी ट्रांजिशन। क्या होता है, डी ट्रांजिशन। क्या होता है, डी ट्रांजिशन होता है। इसका मतलब यही है कि इलेक्ट्रॉन T2G से EG या EG से T2G में स्विच हो सकते हैं, इसी वजह से भैया कलर शो करता है। तो पहला रीजन तो बढ़िया था, एकदम दमदार वाला, कि जितने भी मोस्टली जो डी ब्लॉक के कंपाउंड्स हैं दे शो द कलर बिकॉज ऑफ डी ट्रांजिशन। लेकिन 4 ऐसे भी मैं आपको कंपाउंड बताने जा रहा हूं जो ढेर सारे एग्जाम में पूछा भी गया है कि जो डी ट्रांजिशन की वजह से नहीं शो करते, उनके पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं या तो सारे पेयर्ड हैं, अनपेयर्ड ही नहीं है, तो डी ट्रांजिशन कहां से हो पाएगा। मतलब एक मतलब और समझे आप, जितने पैरामैग्नेटिक है वो सब कलर शो कर रहे हैं बिकॉज ऑफ पार्शली फिल्ड है ना, डी अनपेयर्ड है इस वजह से। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कि उनके में या तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है डी में, या तो सारे भरे हुए हैं, तब भी वो कलर शो कर रहे हैं। उसके पीछे की कहानी मैं जल्दी आ रहा हूं, पहले ये वाली बात समझा देता हूं कि भैया कलर शो कर रहे हैं बिकॉज ऑफ डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, डीजी ट्रांजिशन हो रहा है, T2G से E या EG से T2G में इलेक्ट्रॉन स्विच कर रहे हैं, इसी वजह से शो कर रहा है। तो कलर के पीछे की कहानी क्या है कि भैया उनके पास क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और 2 बातों पर डिपेंड कर रहा है, कह रहा है ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स पे भी डिपेंड कर रहा है और नेचर ऑफ द लिगेंड पे भी। अब तुम्हें लग रहा होगा सर ये कैसे डिपेंड करता है, तो मेरे लाल मैं आपको बताऊं, देखिए आपने थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में याद करो पढ़ा है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो हमने क्या नोटिस किया था, जब लिगेंड स्ट्रांग होते थे तो डी वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते थे सेंट्रल मेटल एटम में वो पेयर्ड हो जाते थे। तो इसका मतलब लिगेंड के नेचर से फर्क तो पड़ रहा है भाई। नॉर्मल हुंस रूल के हिसाब से मैं लिख रहा था तो ऐसे लिख जा रहे थे, लेकिन जैसे स्ट्रांग फील्ड लिगेंड आता तो पेयरिंग हो जा रही थी। तो जब पेयरिंग हो जाएगी, अनपेयर्ड ही नहीं बचेंगे तो कलरलेस हो गया ना। तो मतलब नेचर के, लिगेंड्स के नेचर पे भी डिपेंड कर रहा है, स्ट्रांग में वो पेयरिंग कराते हैं, वीक में पेयरिंग नहीं होती है। तो इसका मतलब कलर या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 बातों पे डिपेंड करने लगे। डी ट्रांजिशन पे तो कर ही रहे थे, एक और भी बात पे आ गए कि लिगेंड के नेचर पे भी डिपेंड कर रहे हैं। और आपको अब लगा रहा होगा ज्योमेट्री पे सर कैसे करेंगे, तो प्यारे बच्चे ये भी आपने कोऑर्डिनेशन में पढ़ा है कि ऑक्टाहाइड्रल में तो चलो ठीक है, इलेक्ट्रॉन T2G से EG में जाते हैं और स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में ही सिर्फ पेयरिंग होती है। लेकिन जब बात टेट्राहाइड्रल की थी, मतलब Ml4 कॉम्प्लेक्स की थी, तो वहाँ स्प्लिटिंग कम होती है, इसलिए हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होता ही नहीं जब तक हुंस रूल फॉलो ना हो जाए। तो T2 से EG, यहाँ EG से T2G में जाएंगे ही जाएंगे, पेयरिंग स्ट्रांग हो या वीक हो किसी केस में नहीं होती है। तो इसका मतलब पेयरिंग वाला जो रूल है वो ऑक्टाहाइड्रल में अलग काम कर रहा था और टेट्राहाइड्रल में अलग। इसका मतलब तो ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स पे भी डिपेंड करा। मतलब एक लंबी सांस लेने का और ऐसे बात करने का कि अगर आपसे पूछे कि कॉम्प्लेक्स के कलर के लिए जिम्मेदार कौन है, तो आप बोलेंगे पहला तो डी ट्रांजिशन,
दूसरा लिगेंड कैसा है इस बात पे डिपेंड करता है, मतलब नेचर ऑफ द लिगेंड। तीसरा कंपाउंड की ज्योमेट्री कैसी है, ऑक्टाहाइड्रल टेट्राहाइड्रल, इस बात पे भी डिपेंड करता है। और कुछ लोग इन सबसे अलग रीजन के साथ भी दुनिया में बैठे हैं। उनका रीजन क्या है, देखिए ये T2G और EG वाली कहानी है। जिन्होंने कोऑर्डिनेशन पढ़ा है उनके लिए ये 2 कौड़ी का काम है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्हें कुछ अजीब सा लग रहा होगा, तो वो कोऑर्डिनेशन रेफर करें पहले प्लीज, है ना। कहता है अब अगर कंपाउंड है, ट्रांजिशन हुआ तो कलर भी शो करेगा, तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर का रेंज। ये वेवलेंथ है, और कौन सी वेवलेंथ पे कौन सा कलर शो करता है वो भी है। और सिंपल सी फिजिक्स ये कहती है कि कंपाउंड हमें उस कलर का दिखता है जो वो कलर रिफ्लेक्ट करता है, उस कलर का नहीं जो है। उसने जो कलर एब्जॉर्ब कर लिए वो उस कलर का नहीं दिख रहा है, जो वो रिफ्लेक्ट करता है हमें वो उस कलर का दिखता है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री रूल है। जैसे अगर आपको कोई कहे कि वो ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है तो आपको इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, तो आपको रेड कलर का दिखेगा। आपसे कोई कहे कि वो वायलेट कलर को एब्जॉर्ब करता है तो इसका मतलब वो आपको येलो कलर का दिखेगा। ये कॉम्प्लीमेंट्री व्हील है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अगर भाई ऐसे एब्जॉर्ब करेंगे तो कौन से कलर का दिखेगा, या मैं इस कलर का दिख रहा हूं तो मैंने कौन से कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया होगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर वाला सीक्वेंस है, आपको याद रखने की जरूरत है ना। ये बढ़िया वाला है, मतलब आपको याद रखना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, ठीक है। आपको अगर ऐसा लगे कि सर ये कैसे याद होगा, तो देखो ना, दिख तो रहा है तुम्हें, ये क्या है, ये है आपका VBGYOR। बस बीच का आई गायब है, इंडिगो गायब है, बस और क्या है। VIBGYOR होता है वैसे ही तो लिखा है, बस आई गायब हो गया है। तो VBGYOR हो गया सबका कॉम्प्लीमेंट्री, जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट में पढ़ेंगे आपको बड़े आराम से आप कलर वाले आंसर दे दोगे। ठीक। और अब मैं बात करने जा रहा हूं कि कुछ प्यारे बच्चों, ये लोग कुछ एलिमेंट्स, ये उनके आयन और ये उनके कलर याद नहीं करना है, आपके बुक में है तो मैंने बस आपको दिखा दिया है, और कुछ नहीं करना, डोंट वरी। अब कहता है कुछ ऐसे भी आयन कलर्ड हैं जिनके में सारे भरे हुए हैं। कह रहा सम आयंस आर कलर्ड इवन दो दे हैव नो इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल, सारे भरे हुए हैं या है ही नहीं डी में एक भी इलेक्ट्रॉन, तब भी वो कलर शो कर रहे हैं। उनके पीछे क्या है, तो उनके पीछे में कहानी है LMCT, लीगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर। उसके पीछे की कहानी है प्यारे बच्चे, लीगेंड्स मेटल चार्ज ट्रांसफर। ऐसे 50 नहीं है, सिर्फ 4 है। कौन कौन से, ध्यान से सुनना। पहला है वेनेडियम डाइऑक्साइड कैटायन, जिसका कलर है येलो। फिर है क्रोमेट और डाइक्रोमेट, क्रोमेट येलो है, डाइक्रोमेट ऑरेंज है, और परमैंगनेट पर्पल है। ये 4 लोगों का जब आप कॉन्फ़िगरेशन करके देखोगे तो आपको दिखेगा इनमें कोई इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल नहीं है, या तो फुलफिल्ड होगा या तो होगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन डी में एक भी, तब भी ये कलर शो कर रहे हैं। तो उसके पीछे का रीजन क्या है, लीगेंड्स मेटल चार्ज ट्रांसफर, नॉट डी ट्रांजिशन। सो मेक श्योर इन 4 के बारे में जब भी पूछेगा तो आपका जवाब होगा लीगेंड्स मेटल चार्ज ट्रांसफर, है ना। कलर भी याद रख लीजिए, सिंपल ही है। क्रोमेट तो आप जानते ही हैं, क्रोमेट कैसा होता है, डीप येलो, डाइक्रोमेट होता है ऑरेंज, परमैंगनेट होता है पर्पल, और वेनेडियम डाइऑक्साइड आयन का है येलो। तो याद रख लीजिए कलर भी और इनके पीछे की कहानी भी। ठीक है, आसान है, ये इंपॉर्टेंट है लेकिन ध्यान रखिएगा। ठीक है, इट इज ड्यू टू लिगेंड्स चार्ज ट्रांसफर फिनोमिना, LMCT पहले बता दिया। अब कहता है कि भैया जी लोग एलॉय भी बड़ा बढ़िया बनाते हैं। एलॉय का मतलब क्या है, तो आपने बोला सर ये तो होमोजेनस मिक्सचर को बोलते हैं एलॉय। मेटल एंड मेटल्स या मेटल एंड नॉन मेटल्स के होमोजेनस मिक्सचर को बोलते हैं एलॉय। क्यों बनता है, डेकोरेटिव पर्पज से अच्छा दिखते हैं, है ना। मेटल की क्वालिटी अच्छी हो जाती है ना। जैसे कि आयरन रस्ट लग सकता था, कार्बन मिला दिया बन गया स्टील, अब नहीं लगेगा रस्ट, बच भी गया, देखने में भी अच्छा लग रहा है। तो एलॉय क्या है और उसका पर्पस क्या है, ये तो ठीक है जानते हो आप, ये 9th-10th का सवाल है, आपको पता होना चाहिए, पूछने की प्रोबेबिलिटी तो कम है। हमें जानना है कुछ एलॉयज और उनके कॉम्पोजिशन। ब्रास, ब्रॉन्ज, गन मेटल, स्टेनलेस स्टील, वैसे ही 22 कैरेट गोल्ड, ये भी याद कर लेना है ना। वैसे ही ड्यूरालेमिन, ड्यूरालेमिन का कॉम्पोजिशन क्या है वो भी आपको याद कर लेना है। मैग्नेलियम क्या होता है ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, इसमें स्टेनलेस स्टील था, सिर्फ स्टील क्या होता है वो भी आपको याद रख लेना है। ठीक, और क्या नहीं है, हाँ
सोल्डर क्या होता है वो भी कॉम्पोजिशन आपको याद रख लेना है। प्लीज ये सारे एलॉयज और उनके कॉम्पोजिशन भर के दिमाग में रख लीजिए। मैं कह रहा हूं हर एग्जाम में पूछे गए हैं, हर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, बोर्ड के अलावा भी, है ना। तो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, अपने दिमाग में इनके अलावा जो मैंने और नाम रखे हैं वो भी कॉपी उठा के ढूंढ के लिख डालिए कि ये एलॉयज और ये उनके कॉम्पोजिशन। ठीक, बढ़िया रहेगा आपके लिए। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। अब कहता है कि भैया जी लोग इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी बनाते हैं। क्या मतलब इस बात का? तो कहता है कि मान लीजिए जब सॉलिड ढेर सारे आपस में पैक होते हैं तो उनके बीच में स्पेस बच जाता है, स्पेस। उस स्पेस में कोई छोटा कैटायन आके बैठ सकता है ना, बस उसी इंटरस्टिशियल स्पेस में कोई छोटा कैटायन आके फिट हो जाए, बस हो गया इंटरस्टिशियल कंपाउंड का फॉर्मेशन। या आप इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि लाइक आप मान लीजिए कि आपके पास कोई क्रिस्टल है, आयरन सल्फाइड का क्रिस्टल है, आयरन ऑक्साइड का। तो इसमें आयरन कौन से स्टेट में? 2 स्टेट में है। मैं क्या करूं, आयरन 2 की जगह पे कुछ आयरन 3 इंट्रोड्यूस कर दूं, तो आयरन 2 की जगह पे आ जाएंगे, आयरन 2 की जगह पे आयरन 3 वाले कुछ आयन्स आ जाएंगे। तो सॉलिड में डिफेक्ट, इसको बोलते हैं कि आपके स्ट्रक्चर में डिफेक्ट अराइज हो जाएगा। तो याद रखिएगा, डिफेक्ट अराइज होने के बाद भी जो सॉलिड्स है वो अपनी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है। तो सोच के देखो, अगर 2 Fe+2 गायब हुए, ध्यान से समझना, तो कितना आयन चार्ज गायब हुआ? 4+, और उन 2 Fe+2 की जगह 2 Fe+3 आ गया, मतलब आ गया 6+। 4 गायब हुए, 6 आए। इसका मतलब वो ये कह रहा है कि अब जो पहले से बचा हुआ ना आयरन, उसमें से भी एक को गायब होना पड़ेगा, और वो गायब होगा तो उसकी जगह क्या खाली हो जाएगा? स्पेस, बिकॉज टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। अब स्पेस क्रिएट हो गया, वैकेंट स्पेस क्लियर हो गया, इसी को बोला डिफेक्ट। और उस इंटरस्टिशियल स्पेस में अब कोई एटम ट्रैप हो जाए तो वो बना लेंगे इंटरस्टिशियल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेंगे। बस इतना ही समझाना था। कैसे? ध्यान से देखो क्या कहता है इंटरस्टिशियल। तो कह रहा है एक तरीके का ये डिफेक्ट्स के तरीके से आप यूज कर सकते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स के साइज बड़े होते हैं तो उसमें जो छोटे साइज के एलिमेंट्स हैं, जैसे एल्कली मेटल या कुछ एल्कलाइन अर्थ मेटल या कुछ नॉन मेटल जो सॉलिड स्टेट में, वो आके ट्रैप हो सकते हैं, तो बना लेते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड का फॉर्मेशन। अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया वो यही वाला एग्जांपल था, FeO वाला। देखो हमने क्या किया, ट्रैप कैसे किया, हमने Fe+2 को Fe+3 से डिस्प्लेस किया, Fe+2 को Fe+3 से डिस्प्लेस कर दिया। ये पहले वाला ऑप्शन है, यही सेम क्रिस्टल बाद में भी है, बस Fe+2 की जगह क्या आ गया? Fe+3। तो 2 एक्स्ट्रा चार्ज बढ़ नहीं गया भाई, एक +2 की जगह +3, तो एक यहां बढ़ा, एक यहां बढ़ा। अब उसको मेंटेन करने के लिए एक Fe जो यहां था उसको गायब होना पड़ा, देखो वैकेंट क्रिएट हो गया। इसी को बोलते हैं डिफेक्ट, इसी को बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन। ठीक ठीक। तो आपसे पूछता है कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या हैं और इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज बताइए। तो ये है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज, कि ये वही वाले मेटल आयन शो कर सकते हैं जो वेरिएबल वैलेंसी शो करे, है ना। कह रहा है ऑब्वियसली ट्रांजिशन मेटल में और कुछ आके इंट्रोड्यूस हुआ है तो उसके और डेंसिटी को बढ़ा रहा है, तो इसी वजह से वो हार्ड हो जाएंगे, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, है ना। आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड दोनों इनमें मिलेंगे, और वैकेंट स्पेस होने की वजह से क्या हो गया था? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी बढ़ गई, तो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज, तो मेक श्योर ये आपको पता रहे। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं सर, और प्रॉपर्टी। अब कह रहा है भैया जी कैटालिटिकल बिहेवियर भी शो करते हैं। भाई डी ब्लॉक के, आप सोच के देखो, जो आपको कैटलिस्ट याद आ रहे होंगे वो डी ब्लॉक एलिमेंट के ही होंगे। तो आप पूछ रहा है ऐसा क्यों? तो जो तुम्हें पता है कैटलिस्ट के बारे में सब लिख देना, क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता है, लार्जर सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, तीनों ही जवाब लिख देना। बस यही इसका आंसर भी है कि वाई डी ब्लॉक एलिमेंट यूज एज अ कैटलिस्ट, गिव रीजन का सवाल है, बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ है और इस बार के लिए भी प्रोबेबल मान सकते हैं, अच्छा सवाल है। तो कह रहा कैटालिटिकल एक्टिविटी के पीछे की कहानी इसे ही है, डी ऑर्बिटल है, सरफेस एरिया ज्यादा है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, इस वजह से भैया जी कैटलिस्ट की तरह यूज होते हैं, है ना। अब जो आने वाले हैं स्लाइड्स, है ना, उसमें है कुछ कैटलिस्ट के नाम। तो आप अपनी कॉपी उठा लीजिए, मुझे पता है आपने पहले नहीं पढ़ी होंगी, तो अपनी कॉपी उठा लीजिए, एक तरफ लिखिए कैटलिस्ट का नाम और उसका फॉर्मूला, फिर एक कॉलम बनाइए, उस पर देखिए कौन सा इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट है, और एक तरफ और बना लीजिए कॉलम जिसको किस रिएक्शन में यूज हो रहे हैं। ठीक, मैं स्क्रॉल करता जाता हूं मेरे लाल, बहुत प्यार से कैटलिस्ट के नाम, कंपोजिशन लिखते चले जाना,
उनमें से कुछ कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। रिसेंटली जेई एग्जाम, नीट एग्जाम में आ भी चुके हैं और अभी फिर आएंगे, आप दिखाइएगा, मैं आपको बताऊंगा क्या आया है, ठीक है। चलिए मेरी बात ध्यान सुनेगा। कह रहे हैं कहानी शुरू होती है यहां से। कह रहा है देखो, जो सबसे पहला 3D का एलिमेंट है स्कैंडियम, भाई साहब किसी रिएक्शन में कोई कैटलिस्ट की तरह यूज नहीं होते। अब उसके बाद से कहानी शुरू हो गई है। ये देखिए, एक कैटलिस्ट है, इंपॉर्टेंट है ये, जिंगलर नेटा कैटलिस्ट। ये पॉलीमराइजेशन इथीन का, इथाइन का होता है ना, एल्कीन एल्काइन का, वहां पे काम आते हैं। कह रहा है जिंगलर नेटा कैटलिस्ट, उसका कॉम्पोजिशन देखिए, कह रहा है टाइटेनियम क्लोराइड लिखा है और ट्राई इथाइल है ये, ईटी, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम। क्या है? ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम। इनमें कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट इन्वॉल्व है? टाइटेनियम। तो जिंगलर नेटा कैटलिस्ट का फॉर्मूला TiCl4 प्लस ट्राईथाइल एल्यूमिनियम, और कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक। अगला कह रहा है, देखो जिंगलर नेटा कहाँ यूज हुआ, तो मैंने बताया ना, पॉलीथीन, पॉलीमराइजेशन करने में इथीन का, और तो पॉलीथीन बन गया इथीन का पॉलीमराइजेशन, तो ये याद रखना, इसलिए मैंने बोला एक टेबल बना लो। वैसे ही वेनेडियम यूज हुआ है V2O5 के फॉर्म में, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। H2SO4 जब बनाते हैं तो उस प्रोसेस में वेनेडियम पेंटॉक्साइड को यूज करते हैं एज ए कैटलिस्ट। तो दोस्त, है ना दोस्त, अब मैं स्लाइड कर रहा हूं, तुम प्लीज बड़े आराम से कैटलिस्ट के नाम और कॉम्पोजिशन, कौन सा ट्रांजिशन मेटल यूज हुआ है और उसका कौन सा यूज है रिएक्शन में, प्लीज राइट डाउन कर लो। इसमें जिंगलर नेटा इंपॉर्टेंट था, वेनेडियम पेंटॉक्साइड इंपॉर्टेंट है, मैं बोलता भी जा रहा हूं। फिर ये भी एरोमेटाइजेशन में यूज होता है, इसको याद रखिएगा, आपने पढ़ा होगा प्रीवियसली। फिर अगला जो है, कह रहा है मैग्नीज वाले भैया, ये तो डीकम्पोजिशन, क्लोरेट को डीकम्पोज करने में यूज हो रहे हैं, आप प्लीज देखते चलिए, है ना। फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, 8-10 हैं सारे इंपॉर्टेंट, तो इसलिए मैं जल्दी बढ़ रहा हूँ। अगर तुम्हें लगे मैं जल्दी हूँ तो थोड़ा पॉज करके लिख लेना मेरे भाई, प्लीज अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा भैया आयरन वाले तो बहुत जगह काम आ रहा है, हेबर्स प्रोसेस में भी यूज होते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस में भी यूज हो रहे हैं, है ना। देखिए जब हम इथाइन का पॉलीमराइजेशन करते हैं तो बन जाता है बेंजीन, वहां भी कैटलिस्ट की तरह यूज हो रहे हैं आयरन ट्यूब, तो आयरन का काम है, ठीक। और देखिए फॉन्टेन रिएजेंट, याद कर लेना इसको। फॉन्टेन रिएजेंट क्या होता है? FeSO4/H2O2। ये इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है मैं बोल दे रहा हूं तुमको। हेबर्स प्रोसेस तुम्हें पहले से पता है, ठीक। कोबाल्ट का यूज कहां हुआ है? हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑक्सो प्रोसेस में यूज हुआ है। नहीं भी याद हो रहा तो कोई बात नहीं, ये अभी आया भी नहीं है किसी जगह, बट ठीक है, तुम्हारे पास लिस्ट अपडेट हो जाए तो अच्छा है। फिर कह रहा और भैया है क्या? हाँ है, निकल हाइड्रोजनेशन में, प्लेटिनम पैलेडियम वाले में, कहानी में। अब ध्यान से देखिए, जब हम एल्काइंस में करते हैं ना यही सेम हाइड्रोजनेशन, तो एक बार करते हैं लिंडलार कैटलिस्ट के साथ, जो होता है पैलेडाइज्ड कैल्शियम कार्बोनेट या सल्फर के प्रेजेंस में, तो देखिए यहाँ पे पैलेडियम इन्वॉल्व है। वैसे ही बर्च रिडक्शन होता है, बर्च, तो इसमें होता है लिक्विड और लिक्विड अमोनिया के साथ लिथियम। ये दोनों ही, चाहे लिंडलार हो चाहे बर्च हो, दोनों में ही एल्काइन से बनता है एल्कीन। किस काम में आ रहे हैं? हाइड्रोजन ऐड करने के काम में आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट पता है क्या है? लिंडलार कैटलिस्ट सिस एल्कीन बनता है और बर्च वाले से ट्रांस। ये इंपॉर्टेंट सवाल बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। एल्काइन से एल्कीन बनाने में ऑब्वियसली हाइड्रोजन ऐड करेंगे, लेकिन अगर कोई कहे कि नहीं सिस और ट्रांस अलग अलग बनाओ, तो हाइड्रोजन ऐड करते समय ध्यान रखेंगे कि अगर हम लिंडलार कैटलिस्ट मतलब पैलेडाइज्ड कैल्शियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ सल्फर यूज कर रहे हैं तो बनेगा सिस, और Na या Li इन लिक्विड NH3 यूज करेंगे तो बनेगा बर्च मतलब ट्रांस, ठीक ठीक, बढ़िया। अब क्या कह रहा है? कॉपर वाला चलो पता है तुम्हें, प्रोसेस में कहाँ यूज होता है ना। जैसे अभी आयरन ट्यूब यूज किया था, वैसे ही CS ट्रिपल बॉन्ड CS में तुम कॉपर ट्यूब भी यूज कर सकते हो। ये भी प्रोसेस क्या है? एरोमेटाइजेशन। तो ठीक है, ये तुम्हें पता है, यहाँ कोई दिक्कत भी नहीं है। PdCl2 CuCl2 वेकर्स प्रोसेस में यूज होता है, इसको प्लीज ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये रिएक्शन पता है बड़ी इंपॉर्टेंट है, एल्कीन से डायरेक्ट एल्डिहाइड बनाने के काम में आती है। आप 12th में हो तो कन्वर्जन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, इसको याद रखिएगा, है ना। एल्कीन से डायरेक्ट बना सकते हो तुम एल्डिहाइड, तो बहुत सारी कन्वर्जन तुम्हारी बच जाएगी। एक नेम्ड रिएक्शन है वेकर्स प्रोसेस, प्लीज मेक श्योर आपको याद रहे, ठीक। चलिए, तो ये लड़ाई किसकी हो गई? किसकी लड़ाई हो गई दोस्त? ये वाली कैटलिस्ट की पूरी लड़ाई हो गई। अब जो अगली प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है वो पढ़नी है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कहता है, देखिए यहां थोड़ा सा ट्विस्ट है, कह रहा है पी ब्लॉक वाले एलिमेंट क्या होते हैं? जैसे जैसे हम किसी भी पी ब्लॉक में ग्रुप में, पी ब्लॉक के ग्रुप में जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते हैं तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होने लगता है रेदर देन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट।
तो वही ये समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये पी ब्लॉक की तरह नहीं यहाँ हो रहा है। डी ब्लॉक में आप जैसे जैसे हैवियर एलिमेंट की तरफ बढ़ेंगे उनके ऑक्सीडेशन स्टेट की रेंज भी बढ़ेगी, इसलिए लिखा है अनलाइक पी ब्लॉक वेयर हैवी एलिमेंट्स शोज लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। जिन प्यारे बच्चों को लगता है कि मेरे को इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं पता, मैं उन्हें बता दूं कि जैसे जैसे हम पी ब्लॉक के ग्रुप में नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो जो एस ऑर्बिटल है वो बॉन्डिंग में हिस्सा लेना बंद कर देता है, एस ऑर्बिटल एस। और आपने नोटिस किया है कि पी ब्लॉक वालों का जनरल कॉन्फ़िगरेशन यही होता है, NH2 NP1 से लेकर 6 तक। तो जैसे जैसे नीचे बढ़ेंगे ये NH2 बॉन्डिंग में हिस्सा लेना बंद करता है, इसीलिए जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल होने लगता है ना। लेकिन कह रहा है ऐसा डी में नहीं हो रहा है भैया, यहां जैसे जैसे हैवियर एलिमेंट होगा वैसे वैसे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी रेंज भी बढ़ेगा। जैसे देखो मॉलिब्डेनम कह रहा है 6 दिखा सकता है, टंगस्टन 6 दिखा सकता है, और ये दोनों ही ज्यादा स्टेबल हैं क्रोमियम के 6 से। ये तीनों 6 ग्रुप के एलिमेंट है, कब से ये बात हो रही है हमारी आपकी। और उसमें जैसे हम नीचे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल हो रहा है, तो पी ब्लॉक की तरह नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा चलिए आगे बढ़िए। अब आपको जानना पड़ेगा कि डू यू नो हाउ व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स कैन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सर ये तो आपने सबसे पहले बता दिया, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में पहले लास्ट में क्या है एस, उसके पहले क्या है डी, n-1 डी, और दोनों की एनर्जी लगभग बराबर होती है, तो इलेक्ट्रॉन इजीली स्विच कर सकते हैं, दैट्स व्हाई दे शो वेरिएबल वैलेंसी। ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इजीली स्विच कर सकते हैं फ्रॉम द पेनल्टीमेट शेल टू वैलेंस शेल, इसी वजह से भैया लोग क्या शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये है रेंज, आप याद कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा है। सबसे ज्यादा जो शो कर सकता है वो मैग्नीज। अब उसी से थोड़ा कम करते चले जाओ, पहले एक सीरीज लिख लिया, देखो ट्रिक दे रहा हूं, मैग्नीज 7 तक लिख लिया, अब उसे कम चलते जाओ, 6 5 4 3, एक लोचा याद रखना बस कि टाइटेनियम में भी 5 तक गया है। ठीक है, टाइटेनियम में भी कहानी कहां तक गई है, 5 तक। वैसे ही अब 7 से इधर कम करो, 6 5 4 3 2, आपकी बन गई ऑक्सीडेशन की रेंज। ये याद करने का थोड़ा सा हमने ट्रिक दिया है तुमसे, रेंज ऐसे बस मतलब ऐसे दिमाग में भर लो ना कि स्कैंडियम सिर्फ +3 दिखाता है, ऐसे भर लो। जिंक तो आपको पता ही है +2 दिखाता है। मैग्नीज सबसे ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है +7 तक, और वैसे याद कर लो क्रोमियम उसके बाद सेकंड दिखा सकता है हाईएस्ट कहां तक, +6 तक। आयरन दिखा तो सकता है +6 तक, लेकिन इसके मोस्टली तुमने कंपाउंड देखे होंगे 2 और 3 वाले ही देखे होंगे, ये 4 5 6 तुम्हें देखने को नहीं मिला होगा। ठीक है, तो मतलब तुम ना भी लिखो तो चलेगा। तो मतलब एक बार ऐसे रिलेट करने के लिए बोल रहा हूं, एक बार रिलेट कर लोगे तो याद रहेगा। मोस्टली याद करने की बात क्या है, स्कैंडियम +3 ही करता है, जिंक +2 ही करता है ना। सबसे ज्यादा मैग्नीज की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है 7 तक, फिर उसके बाद क्रोमियम की है +6 तक। ठीक, उसके बाद दिमाग में भर लेंगे आप बातों को आसानी से। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब कहता है कि पूछ रहा है अच्छा ऐसा हो क्यों रहा है, तो मैंने बता ही दिया, बिकॉज ऑफ सिमिलर एनर्जी है डीएनएस में, इसलिए ऐसा हो रहा है। कंफर्म करने के लिए कि मैग्नीज के 7 तक होते भी हैं कि नहीं, तो देख लो ये पूरी लिस्ट है आपके सामने, ये सारे कंपाउंड बनाता है मैग्नीज। कुछ इसमें से हाईली अनस्टेबल भी हैं, कुछ एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन ऑक्सीडेशन रेंज है, तो ये कंपाउंड्स भी आपके सामने मैंने शो कर दिया। ये मैंने रखा मैग्नीज का और ये मैंने रखा क्रोमियम के। तो ये रेंज सिर्फ देखने के लिए नहीं थी, इनके कंपाउंड भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब कहता है कि इतनी प्रॉपर्टीज के बाद जिसमें फिजिकल भी आ गई, तो कुछ एक आध लाइन और देख लेते हैं कि डी ब्लॉक वाले टिपिकल मेटल हैं, सर ने बोल ही दिया था कि इसी वजह से ये मेलिएबल, सोनरस, डक्टाइल, लेचरस, ये सब कुछ है इनके पास। ठीक है, पक्का समझ में आता है। चलो अब कुछ क्वेश्चंस या कुछ रिएक्शंस देखते हैं जो अपार्ट फ्रॉम जो मैं रिएक्शन करवा रहा हूं उससे भी थोड़े और इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो ध्यान से, कहता है ध्यान सुनना, ये 2 लोगों के बारे में बात करूंगा मैं, कॉपर और जिंक दोनों के बारे में बात करूंगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। कहता है जब हम मेटल है कॉपर, उस पर ऑक्साइड फेंक के मारेंगे तो क्या बनेगा, ऑब्वियसली मेटल का ऑक्साइड। तो अब इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, याद रखिएगा, कॉपर का जो ऑक्साइड होता है प्यारे बच्चे, ये ब्लैक कलर का होता है। ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ABCD वाले क्वेश्चंस में कलर रिलेटेड बात करेगा, तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सा ऑक्साइड ब्लैक होता है। CuO और MnO2 भी होता है ब्लैक कलर का, याद रखिएगा। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, अपडेट। फिर मेटल के ऑक्साइड पे पानी फेंक के मारो, ऑब्वियसली अपना हाइड्रोक्साइड बना लेगा, और कॉपर का हाइड्रोक्साइड क्या है, ब्लू कलर का होता है। ठीक, अब इस ब्लू कलर के हाइड्रोक्साइड पे CO2 फेंक के मारो, तो लॉजिक है वो अपना कार्बोनेट बना लेगा। भाई OH था, CO2 आ गया है, तो हमने भी पढ़ा है, तो हाइड्रोक्साइड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर के कार्बोनेट में। और भैया कौन से कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए कई लोगों के बारे में बात हो गई, कॉपर के ऑक्साइड, कॉपर के हाइड्रोक्साइड, कॉपर का कार्बोनेट,
और इस कॉपर के कार्बोनेट पे जब हम H2CO3 फेंक के मारते हैं तो भैया जी बना लेते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। बेसिक का मतलब कॉपर का हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट तो है ही। बेसिक मतलब कॉपर का हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट तो है ही CuCO3, है ना। इनका कलर कैसा होता है? ये होता है, इसको बोलते हैं मैलेकाइट ग्रीन, और ये इसी कलर का होता है। बेसिक कॉपर कार्बोनेट का कलर क्या होता है? मैलेकाइट ग्रीन। अब यही सेम कहानी मैं जिंक के साथ करने जा रहा हूं। आप अपने दिमाग में कॉपर की कहानी बैठा लो। कॉपर क्या था, कॉपर का ऑक्साइड क्या है, कॉपर का हाइड्रोक्साइड क्या है, कॉपर का कार्बोनेट क्या है, और कॉपर के कार्बोनेट ने जब H2CO3 से रिएक्शन किया तब जो बना बेसिक कॉपर कार्बोनेट उसका कलर क्या है। ठीक है, अब मैं यही कहानी जिंक के साथ कर रहा हूं। जिंक ऑक्साइड ZnO व्हाइट कलर का जब ठंडा होता है तब, लेकिन जब वो हॉट होता है तो येलो कलर का हो जाता है। व्हाइट व्हेन कूल और येलो व्हेन हॉट। फिर जिंक के ऑक्साइड से वाटर फेंक के मारा, बन गया जिंक का हाइड्रोक्साइड, कलर जिलेटिनस व्हाइट। फिर सेम CO2 फेंक के मारा, बन गया जिंक का कार्बोनेट, कैसा? कलरलेस। H2CO3 फेंक के मारा तो जैसे वो बना था बेसिक कॉपर का कार्बोनेट, भैया बन गए बेसिक जिंक कार्बोनेट। तो जिंक है तो बेसिक मतलब ZnOH का ट्वाइस, और ये, और इसका कलर क्या है? ध्यान से देखिए, डल ग्रीन। जैसे वो मैलेकाइट ग्रीन थे वैसे ही बेसिक जिंक कार्बोनेट कैसा होता है? डल ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, बढ़िया रहेगा दिमाग में। चलिए, कुछ और बढ़िया सवाल रखा है आपके लिए। अब बच्चा बात करेंगे किसके बारे में? इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट दो हिस्से। कौन से? दोनों कंपाउंड के बारे में। कौन कौन से? सबसे पहले बात करने जा रहे हैं KMnO4 के बारे में। KMnO4 बोले तो पोटेशियम पर मैग्नेट। कौन से कलर का होता है? देखो दिख रहा होगा, पर्पल कलर का। अच्छा, इसके पीछे जो इसके कलर के पीछे की कहानी है, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। पर मैग्नेट नॉट DD ट्रांजिशन की वजह से कलर शो करता है, वो शो करता है कलर बिकॉज ऑफ लीगेंड LMCT, लीगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से। तो पूछता है कि व्हाट इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट इट्स कलर, तो ये भैया कलर शो करता है बिकॉज ऑफ लीगेंड्स मेटल चार्ज ट्रांसफर, ना कि किसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या DD ट्रांजिशन की वजह से। ठीक है, भैया जी की सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करें तो दे आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आपने बहुत सारी रिएक्शंस में यूज किया है, आपको पता भी है। और KMnO4 एज अ इंडिकेटर की तरह भी यूज होता है। ये है बेसिक इंट्रोडक्शन KMnO4 के बारे में। अब दो समय इसकी पढ़नी है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन के पहले पढ़ लेते हैं स्ट्रक्चर के बारे में, ध्यान से सुनेगा। कह रहा अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो MnO4, देखिए ध्यान से, ऐसे समझिए, MnO4 जो है, देखो ये जो पर मैग्नेट है, एक होता है MnO4 पे -1, इसको बोलते हैं पर मैग्नेट प्यारे बच्चों, और एक होता है MnO4 पे -2, इसको बोलते हैं मैग्नेट। क्या बोलते हैं? मैग्नेट। एक है पर मैग्नेट और एक क्या है? मैग्नेट। ठीक, एक है पर मैग्नेट और एक क्या है? मैग्नेट। तो देखो चक्कर क्या है, Mn अभी आपने इतना तो आप सीख ही लिए हो। MnO4 में अगर मैं कहूं कि Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तो आप निकाल लोगे सर, X फिर प्लस एक ऑक्सीजन में -2, तो 4 पे कितना होगा? -8 इक्वल टू -1। ये -8 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? +7। तो एक चीज कंफर्म है कि Mn 7 बॉन्ड बनाने वाला है, और Mn में 4 ऑक्सीजन भी लगे हुए हैं। तो देखो 3 तो डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया, एक सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया, और उस पर क्या आ गया? माइनस चार्ज, बन गया MnO4-। अब यही कहानी कहता है कि यार जैसे इस ऑक्सीजन के ऊपर माइनस है वैसे तुम इसके ऊपर भी लगा सकते हो बाकी 3 को डबल बॉन्ड से, वैसे इसके ऊपर भी लगा सकते हो बाकी 3 को डबल बॉन्ड से, वैसे इसके ऊपर लगा सकते हो बाकी 3 को डबल बॉन्ड से। लॉजिक है। तो इसीलिए MnO4- का 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है। 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है MnO4 के। कुछ नहीं करना, बस मैंने बोला ना 7 करना है, तो 3 डबल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड से लगा, उसी पे माइनस चार्ज है। लेकिन अब वो ऑक्सीजन एक ये भी हो सकता है, वो वाला ऑक्सीजन ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है। तो इसीलिए मैंने बोला कि 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने बनाए हैं किसके? के MnO4 के। अच्छा, ये तो हुआ MnO4 पे -1। अगर मैं आपसे कहूं MnO4 -2, तब आप क्या करोगे? तब आप ये वाला काम कर देना, अभी भी 4 लोगों से कनेक्ट करना, लेकिन अब 2 2 4 1 5 और 1 6, एक माइनस यहां लगा देना, एक माइनस यहां। अब तुम्हें लग रहा होगा सर ऐसा कैसे कर दूंगा, एक माइनस इधर एक माइनस इधर लगा दूं। तो फंडा तो बड़ा क्लियर है भाई, MnO4 -2 में फिर से निकाल लो ऑक्सीडेशन स्टेट, कितना आएगा? +6। तो तुम्हें पहले से पता है कि मुझे 6 ही बॉन्ड बनाने हैं, 6 बॉन्ड बना लो, बात खत्म हो गया। तो MnO4- का स्ट्रक्चर भी तुम्हें बनाना आना चाहिए, MnO4- का स्ट्रक्चर भी आना चाहिए, और अगर आपसे बोल दे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो ठीक है, नहीं तो आसानी है, बस डबल बॉन्ड घुमाते रहो, एक एक जगह ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से लगाते रहो, ये कोई बहुत मुश्किल काम तो नहीं है दोस्त, ठीक है ना, आसान है। बढ़ता हूं आगे। अब कह रहा है
चूंकि रेजोनेंस होने वाला है, इसी वजह से MnO में, MnO4 माइनस में जितने भी स्ट्रक्चर हैं MnO वाले, वो सबकी बॉन्ड लेंथ क्या है, सिमिलर है। कह रहा है MnO बॉन्ड्स आर सेम लेंथ, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से सबकी बॉन्ड लेंथ सिमिलर हो गई है। ये सवाल पूछा जाए तो तुरंत जवाब दीजिएगा और इंपॉर्टेंट सवाल के लिस्ट में डाल लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है आपके जेईई वाले एग्जाम्स में भी मुलाकात हो जाए ऐसे सवाल से, ठीक है। अब कह रहा है बॉन्ड एंगल फिर क्या है, तो भाई बड़ा सिंपल सा फंडा है, आपको ये बॉन्ड एंगल पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। कह रहा है बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री, है ना। टेट्राहाइड्रल जब देखो ऐसे बना रहा था टेट्राहाइड्रल, इस वजह से हमने बोला ड्यू टू रेजोनेंस एंगल रिमेन्स 109 ही रह जाता है ना। तो ये लॉजिकली नहीं है, आप ऐसे इसको रिलेट कर लीजिए। मैंने टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर बनाया तो आप रिलेट कर सकते थे कि sp3 है इसलिए 109 डिग्री, बट बॉन्ड के वजह से आप निकाल नहीं पाएंगे, कि आपको लगेगा डबल बॉन्ड है, ट्रिपल, कैसे निकालें हाइब्रिडाइजेशन, तो आप मत निकालें। बस इतना जान लीजिए कि टेट्राहाइड्रल था तो बॉन्ड एंगल कितना रखा गया है, 109 डिग्री। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, तो कहता है टोटल बॉन्ड्स, ये देखिए आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, उसमें जोड़ते हैं टोटल बॉन्ड कितना है, कितना बॉन्ड है, किसी स्ट्रक्चर को देख लो, 2, 2 4, 2 6 और 1 7, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड 7 और अपॉन नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4। तो 7/4 कर लोगे तो आप किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का या किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड का बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल सकते हो। 7/4 करने में कितना आया, 1.75। तो तुम्हें रटना नहीं पड़ेगा, सिंपल है, आपने स्ट्रक्चर बनाया है तो वहां से बॉन्ड ऑर्डर निकालने का ये फॉर्मूला आप यूज कर लीजिए, बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तो एक बेसिक बात अभी हुई। अब हमें सीखना है कि ये भाई साहब बनेंगे कैसे। इंपॉर्टेंट कहानी यहीं से आते, वर्ड प्रॉब्लम भी पूछता है कि भैया ये KMnO4 बनेगा कैसे, ये भी तो बताइए। तो पहले रिलेट करता हूं, वरना आप लोगों को लगता है कि सर हमें याद ही नहीं हो रहा। तो पहले ऐसे दिमाग में लगाइए, तुरंत ही KMnO4 नहीं बनेगा। पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, कॉमन सेंस यूज करते हैं। सर हमें KMnO4 बनाने के लिए हमें लेना पड़ेगा एक ऐसा कंपाउंड जिसमें Mn आता हो, तो हम लेंगे मैग्नीज का कोई और जिसमें Mn आता हो। तो मैग्नीज के ओर्स के नाम पे हमने उठा लिया MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड, या ओर्स के टर्म में इसको बोलते हैं पायरोलुसाइट। क्या बोलते हैं चैंपियंस, पायरोलुसाइट। हमने ले लिया KMnO4 में Mn का और। अब कह रहा K भी तो चाहिए, तो यार K के लिए तो बहुत बढ़िया सोर्स है एल्कली, KOH ले लेंगे, चलो ये भी ले लेते हैं। तो सर बन जाएगा डायरेक्ट KMnO4, नहीं। तो पहले लॉजिक कहता है, देखो ये तो लेने के लिए क्या लेना है उसको रिलेट कर दिया मैंने, तो कहता है पहले स्टेप में ही नहीं बनेगा, पहले बनेगा K2MnO4। मतलब पहले ही पोटेशियम पर मैग्नेट नहीं बनेगा, पहले बनेगा पोटेशियम का मैग्नेट, अब दूसरी स्टेप में बन जाएगा पोटेशियम का पर मैग्नेट। ये लॉजिक दे रहा हूं, याद करने का तरीका कैसे, अब ध्यान से सुनो। यहां तो रिलेट हो पाया कि KMnO4 के लिए Mn का और चाहिए और O2 ऑब्वियसली ऑक्सीजन तो है ही। तो देखिए हमने क्या किया, हमने लिया Mn का और जिसको बोलते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड। कौन से कलर का, अभी सर ने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि कॉपर का ऑक्साइड भी ब्लैक होता है और मैग्नीज का ऑक्साइड्स भी ब्लैक है। तो MnO2 ब्लैक कलर का है, नाम है पायरोलुसाइट। हमने पायरोलुसाइट पे क्या फेंक के मारा, K चाहिए था तो KOH, और ऑक्सीजन तो है ही भाई, लैब में रिएक्शन कर रहे होगे ऑक्सीजन तो होगी ना। जब तीनों भाई लोग गले मिलेंगे तो पहले देखो क्या बना, K2MnO4। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कलर याद रखने का, ए वाले भैया MnO2 वाले भैया क्या हैं, ब्लैक कलर के। जब KOH और O2 के साथ ट्रीटमेंट हुआ तो बना K2MnO4, कौन से कलर का, डार्क ग्रीन कलर का। कौन सा, डार्क ग्रीन कलर का बन गया। तो याद क्या किया, पर मैग्नेट तो होता है पर्पल और मैग्नेट क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है, ध्यान रखिएगा। अब कह रहा है ये जो डार्क ग्रीन कलर का बना है उसको सिंपली एसिडिक मीडियम में इलेक्ट्रोलिसिस कर दीजिए, ये पोटेशियम का मैग्नेट बना लेगा पोटेशियम का पर मैग्नेट, और साथ में क्या निकल जाएगा, मैग्नीज डाइऑक्साइड। जो आपने लिया था वही यूज हो जाएगा, जो आपने यूज किया था वही निकल गया आपके सामने, ठीक है। बेस्ट तरीका है। कैसे सर ने रिलेट किया कि भाई KMnO4 बनाने के लिए लेना क्या है, तो आपने ऐसे रिलेट कर लिया। फिर कैसे याद कराया कि 2 स्टेप में है, तो पहले मैग्नेट बनेगा, फिर आप उसको एसिडिक मीडियम में ले जाओगे, अपने आप बन जाएगा पर मैग्नेट, ठीक है। सिंपल है, कोई तकलीफ नहीं, याद रहेगा आपको ये लाइन, चलिए ठीक है। ये तो एक मेथड हुआ बनाने का। दूसरा मेथड भी है, अब जैसे वो वाला सवाल था उसी से रिलेटेड ऐसे वर्ड प्रॉब्लम पूछते हैं। अब ब्राउन ब्लैक कंपाउंड ऑफ मैग्नीज तो भी क्लियर है, जिसके बारे में बात हुई उसी के बारे में बात हो रही है। तो MnO2 है, ऑन ट्रीटिंग विद एल्कलाइन सोल्यूशन गिव अनदर ग्रीन कंपाउंड, तो K2MnO4 है, मतलब पोटेशियम मैग्नेट के बारे में बात कर रहा है। उसकी इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया तो हमें क्या मिल गया, पर्पल पिंक कलर का कंपाउंड C, मतलब मैग्नेट के बारे में बात कर रहा है। ABC बता दीजिए, यही सेम है,
ये है तुम्हारा ए, ये है तुम्हारा बी और ये वाला है तुम्हारा सी। बस इसी के बारे में बात कर रहा है दोस्त। तो ये तो सिंपल है, इसलिए मैंने बोला वर्ड प्रॉब्लम इससे पूछते हैं तो कलर वाइज याद रखेंगे तो आप फट से पहचान लेंगे। 3 नंबर के सवाल है भैया वर्ड वाले जब भी आएंगे। ठीक, दूसरा कह रहा है, ये तो मैंने रिलेट कर दिया तो आप बता सकते हैं एबीसी क्या है, टेंशन मत लीजिए, सीख गया मेरे साथ। कह रहा जो लास्ट स्टेप है उसको हम डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, पूछता भी है। तो कैसे डिसप्रपोर्शनेशन, ध्यान से देखिए। K2MnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर 6, अभी सर ने निकालना बताया। KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर 7, अभी निकालना सिखाया। MnO2 में निकाल सकते हैं x प्लस एक ऑक्सीजन का -2 तो 2 का -4, उधर जाके क्या हो जाएगा +4, तो x इक्वल टू +4। तो देखो 6 से 7 भी हुआ ऑक्सीडेशन और 6 से 4 भी हुआ रिडक्शन। तो जब एक ही मॉलिक्यूल दो अलग अलग कंपाउंड्स में, दो अलग अलग प्रोडक्ट में एक बार ऑक्सीडाइज भी हो और एक बार रिड्यूस भी हो तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, आपको पता भी होगा। तो इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये वाली जो रिएक्शन है K2MnO4 उधर जाके बना लेगा KMnO4 प्लस MnO2 प्लस O2 वाली रिएक्शन जो है ना, यहाँ एसिडिक है तो कोई H+ भी रख लूंगा बैलेंस करने के लिए। मतलब ये वाली जो रिएक्शन है दोस्त याद रखिएगा, ये डिसप्रपोर्शनेशन का एग्जांपल है, क्योंकि भैया +6 से हो रहा है +7 और +6 से क्या हो रहा है +4। तो ये आपके लिए डिसप्रपोर्शनेशन का एग्जांपल है, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा भी गया है, कंप्लीट करिए या राइट द डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, दोनों ही केसेस में आपको यही वाली रिएक्शन लिखनी है। ठीक, आगे बढ़ रहा हूं मैं अभी। ठीक है, चलो अब कह रहा है एक और तरीका भी है, हम H2O8 -2 से भी बना सकते हैं, है ना। क्या है भैया ये H2O8 -2 से, कह रहा है सिंपल है ना, S और O तो मिल गया तुम्हें चाहिए क्या, Mn भी तो चाहिए। तो इन्होंने बोला मैंगनीज के आयन को H2O8 के साथ मिलाने का और वाटर में डिसॉल्व कर देने का, तो तुमको मिल जाता है पर मैग्नेट आयन। ये वाली रिएक्शन थोड़ा ज्यादा हिट नहीं है जब भी बात होती है पहली वाली रिएक्शन की, लेकिन ये है रिएक्शन तो आप जान लीजिए कि क्या कहता है कि आप H2O8 -2 से भी बना सकते हैं। आप उस पर Mn+2 फेंक के मारिए, है ना, वाटर के साथ, तो अपने आप पर मैग्नेट आयन MnO4+ बन जाएगा और H+ निकल जाएगा। बाकी तो बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट है सिर्फ, है ना, तो इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। हाँ, यहां से एक सवाल डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा है कि ये जो H2O8 है वो किससे मिलता है, तो कह रहा है H2O8 डिराइव्ड होता है एक एसिड है H2H2O8 पर ऑक्सोसल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम है इसका, पर ऑक्सोसल्फ्यूरिक एसिड, या इसी को बोलते हैं मार्शल एसिड। क्या बोलते हैं चैंपियन, मार्शल एसिड। तो मार्शल एसिड से मिलता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था। पर ऑक्सोडाइसल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं, तो ये भी अच्छी बात है, आपको याद रहेगा। H2H2O8 उसी से मिलता है H2O8 -2। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है KMnO4 की रिएक्टिविटी के बारे में। तो दोस्त ये है इंपॉर्टेंट कहानी, है ना, यहां से आपको रिएक्शन बैलेंस करने के लिए आती है, तो कैसे करनी सिखाता हूं आपको। कह रहा है जब हम KMnO4 के रिएक्टिविटी के बारे में बात करते हैं तो देखो KMnO4 अपने KMnO4 है और ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब ये किसी दूसरे के साथ जैसे ही रिएक्ट करेगा उसको ऑक्सीडाइज भी करेगा। गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दैट मीन्स मैं तो ऑक्सीडाइज करूंगा ही आपको, लेकिन उसी साइन पे ये भी समझिए कि अगर मैं आपको ऑक्सीडाइज करूंगा तो खुद क्या होऊंगा, रिड्यूस होऊंगा। तो इंपॉर्टेंट ये हमें सीखना है कि ये जो KMnO4 है ये एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में और न्यूट्रल मीडियम में, या इसी को बोलते हैं स्लाइटली एल्कलाइन मीडियम में, किसमें ऑक्सीडाइज या किसमें रिड्यूस हो रहा है, मतलब अपने क्या बना रहा है, हमें यही याद करना है। तो ध्यान से समझिए, इसलिए आपको इतना बढ़िया सा सुंदर सा बना के रखा हूं कि याद हो जाए। तो KMnO4 जो कि पर्पल कलर का है वो क्या करता है, एसिडिक मीडियम में KMnO4 चेंज होता है Mn+2 में, मतलब +7 से वो कहां चला गया, +2 में चला गया। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि वैलेंसी फैक्टर बताइए इस केस में एसिडिक मीडियम में, तो वो कितना होगा दोस्त, 5। +7 से कहां चला गया, +2 चला गया। वही अगर आपसे कोई पूछे कि स्ट्रांगली एल्कलाइन, मतलब वही बेसिक मीडियम में, तो यही KMnO4 कन्वर्ट हो जाता है K2MnO4 में। तो मतलब +7 से कहां चला गया, +6। K2MnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +6, अभी हम लोगों ने कई बार सीखा है। तो वैलेंसी फैक्टर कितना आया, 1 आया। वैलेंसी फैक्टर कितना निकल के आया, 1, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर में कितने का चेंज हो रहा है, 1 का। 7 से 6 1 का, 7 से 2 5 का। और अगर मैं न्यूट्रल या स्लाइटली एल्कलाइन मीडियम में जाऊं, न्यूट्रल या स्लाइटली एल्कलाइन में जाऊं, तो यही KMnO4 मतलब पर मैग्नेट कन्वर्ट हो जाता है मैंगनीज डाइऑक्साइड में, MnO2 में। और ऑब्वियसली MnO2 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +4, अभी निकाल के थोड़ी देर पहले ही दिखाया।
तो 7 से 4 मतलब अब वैलेंसी फैक्टर कितना आया, 3। तो ये जो बेटा तेरे सामने स्लाइड है मेरे लाल, धमाकेदार इंपॉर्टेंट स्लाइड। क्या आपको ये भी याद रखना है कि KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट एसिडिक मीडियम में Mn+2 में चेंज होता है, बेसिक स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में MnO2-2 मतलब मैग्नेट में चेंज होता है, और स्लाइटली एल्कलाइन या न्यूट्रल मीडियम में मैग्नीज डाइऑक्साइड में चेंज होता है। और जब चेंज होता है तो तुम्हें दिख ही रहा है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता ही है। तो जितना ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो उससे वहां से तुम्हें यह पता लग गया कि भैया जी की वैलेंसी कितनी है। और एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो मैंने आपसे बोला था डिस्प्रोपोर्शनेशन में यूज करने वाला, वो कहता है कि जब हम, ध्यान से सुनना, कह रहा है जब हम KMnO4 को स्ट्रांगली हीट करेंगे तब क्या बनता है। कई बार बोर्ड के पेपर में आया, मैंने देखा है कि कंप्लीट द इक्वेशन, KMnO4 ऐसा एरो के ऊपर लिखा हीट। तो याद रखिए जब हम KMnO4 को स्ट्रांगली हीट करते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट को, तो पहले वो बनाता है पोटेशियम का मैग्नेट। कलर पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, ग्रीन कलर का, साथ में MnO2 और O2। MnO2 कौन सा कलर का है, ब्लैक। अब भावनाओं में मत बह जाना, ये मत कहना कि हाँ हाँ ये डिस्प्रपोर्शनेशन है, नहीं। डिस्प्रपोर्शनेशन तब था जब K2MnO4 ने बनाया था, KMnO4 और MnO2+O2, ये नहीं है भाई, ये तो 7 है, यहां पे भैया 6 है, यहां पे भैया 4 है, दोनों रिड्यूस ही तो हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन कहां हो रहा है। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आप प्लीज मत होना, ठीक है, एकदम क्लियर। अब आपको ये पता तो चली गया कि KMnO4 एसिडिक मीडियम में Mn+2 में चेंज होगा, स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में MnO2-2 में चेंज होगा, और न्यूट्रल मीडियम में MnO2 में चेंज होगा। तो अगर ये अपने चेंज हो रहा है इसमें, और दूसरे जिसके साथ कंबाइन कर रहा है उसको कर रहा है ऑक्सीडाइज, तो ये देखो उसको ऑक्सीडाइज करा तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन पता चल गई, अपने रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन वाली रिएक्शन पता चल गई। अब 2 हाफ रिएक्शन आपको पता है, और आप कैसे रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते हैं आपने कईयों बार सीखा है, तो बैलेंस कर लीजिए, बस हो गया। 3 नंबर का सवाल ऐसे पूछता है कि भाई साहब राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन व्हेन KMnO4 ऑक्सीडाइजेज इन न्यूट्रल मीडियम, किसी को भी बोल सकता है, आयरन 2 को, तो आपको पता होना चाहिए कि वो किसको ऑक्सीडाइज किस में कर रहा है, और अपने किस में रिड्यूस हो रहा है वो आपको पहले से पता है। 2 हाफ रिएक्शन आपके सामने होंगी, बैलेंस कर लीजिए, मस्त हो जाइए, 3 नंबर मुट्ठी में दोस्त। तो अब आपके सामने एक सवाल यही है कि सर बस हमको ये आप बता दो कि ये किसको किस में ऑक्सीडाइज करता है। तो ऑक्सीडेशन हाफ और ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन पहले से है, और बैलेंसिंग में आती है रिडॉक्स रिएक्शन, हमारी बैलेंसिंग क्लास 11 में पढ़ी तो थी, नहीं आती है तो कमेंट खुला है दोस्त, बताइए मैं बैलेंसिंग कैसे करते हैं उसकी वीडियो बनाऊं पहले तुम्हारे लिए, सिखाने ही तो आए हैं, हवाबाजी करके थोड़े चले जाएंगे, सिखाना तो है ही। तो मुझे बताइए नहीं आती बैलेंसिंग, सिखाता हूं फिर। हाँ अभी तो हम DNF में, अब रिडॉक्स के लिए बैलेंसिंग आपको आती है, बस सिंपल रिएक्शन लिख के बैलेंस कर लीजिएगा। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं द इंपॉर्टेंट कहानी कि वो एसिडिफाइड KMnO4 है ना क्या करता है एसिडिक मीडियम में, ध्यान से देखिए, मतलब अपने जब KMnO4 से किसमें चेंज होगा, Mn+2 में, तब की बात चल रही है ना, MnSO4 मतलब Mn+2 में, तब वो ध्यान से देखिए सल्फाइड H2S में S-2 स्टेट में, सल्फाइड को सल्फर में चेंज करेगा, SO2 को SO4 में चेंज कर देगा, नाइट्राइट को नाइट्रेट में चेंज करेगा, Fe+2 को Fe3 में कर देगा, क्लोराइड को क्लोरीन में करेगा, ब्रोमाइड को ब्रोमीन में करेगा, फॉर्मिक एसिड को CO2 में चेंज करेगा, ऑक्जेलिक एसिड को भी CO2 और H2O में चेंज करेगा, और थायोसल्फेट को S4O6 मतलब टेट्राथायोसल्फेट में चेंज कर देगा। बस यही याद रखना है तुम्हें, और मोस्टली ऐसा नहीं है कि तुम्हें कोई कॉम्प्लिकेट रिएक्शन दे देगा, 2 4 5 ऊपर की याद रख लो, 1 2 रिएक्शन प्रैक्टिस कर लो, बस सीख गए तुम। और मैं अब तुमसे बहुत प्यार से कह रहा हूं मेरे लाल, अगर तुम्हें बैलेंसिंग नहीं आती बता देना, वो तो छोटा सा वीडियो धाक से बना देंगे, उसमें क्या सोचना उस बारे में, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है, तो आप निपटा लीजिएगा आराम से, ठीक। तो क्या कहता है गेम, बस हमें यही याद होना चाहिए, तो कि किसको किस में ऑक्सीडाइज कर रहा है, एसिडिक मीडियम में है ये। और यही अगर मैं बोलूं कि भैया न्यूट्रल या स्लाइटली एल्कलाइन में किसको कर रहा है, तो ये ब्रोमाइड को ब्रोमेट में कर रहा है, ध्यान रखिएगा। देखिए एसिडिक में ब्रोमाइड को ब्रोमीन में कर रहा था, आयोडाइड को आयोडीन में, क्लोराइड को क्लोरीन में, लेकिन यहां कहानी में चेंज है, ब्रोमाइड को ब्रोमेट में, आयोडाइड को आयोडेट में, H2O3- को SO4 में चेंज किया था, वहां S4 में चेंज किया था। यही बस थोड़ा सा जो डिफरेंस है वही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, याद रख लेंगे आप। तो बस समझ लीजिए 2 हाफ रिएक्शन आपके पास है, बैलेंस कर देंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए रिएक्शन, ठीक है। और आपको लग रहा होगा सर इतना याद करवा दिए, अरे मेरे लाल अगर तूने ये याद कर लिया ना, ये बस यही सेम कहानी K2Cr2O7 में भी है, सेम कहानी, ठीक। जैसे KMnO4 सीखा, अब देखो K2Cr2O7 जल्दी खत्म हो जाएगा, कैसे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन,
कौन से कलर का होता है सर? ऑरेंज कलर का होता है। आपने पहले ही से ब्रैकेट ही ऑरेंज कर दिया है। इसके पीछे भी क्या रीजन है, क्यों ऑरेंज कलर का है? लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर। स्ट्रक्चर कैसे बनता है? तो Cr2O7 है, मतलब एक Cr, दो Cr है, 7 ऑक्सीजन है। तो पहले समझदार बनो, एक Cr के साथ 3 ऑक्सीजन सेट करो, एक Cr के साथ 3 ऑक्सीजन सेट कर लो और बीच में एक ऑक्सीजन रखो, दोनों से कनेक्ट कर दो, बन गया Cr2O7। बॉन्ड एंगल कितना है? 126 डिग्री। कितना है? 126 डिग्री। कैसे पता सर? क्रोमियम डबल, अरे यार क्रोमियम को ऑक्सीडेशन में निकालना नहीं आता, अभी तो निकालना सीखे थे। कितना आएगा? 6। तो 2 को ऑक्सीजन के साथ एक एक बॉन्ड बना लेगा, खत्म, तभी तो 6 बनेगा। तो ये रिएक्शन बहुत मुश्किल काम नहीं है, आप आराम से बना सकते हैं। ये देखिए ऑरेंज कलर के पाउडर फॉर्म में मिलता है, ये स्ट्रक्चर मैंने बनाई दिया आपके लिए। और जैसे कि डाइक्रोमेट की कहानी है, तो वैसे ही यहाँ भी 2 आयन है, एक होता है क्रोमेट CrO4-2 और एक होता है डाइक्रोमेट Cr2O7-2। एक है CrO4-2 और एक है Cr2O7-2। ठीक है। अब मैं इसके जैसे ही प्रिपरेशन में आऊंगा मेरे लाल, फिर से तुम अपना दिमाग ओपन कर लो कि सर देखो मुझे बनाना है K2Cr2O7। तो जैसे KMnO4 बनाने के लिए मैंने मैग्नीज का ओर लिया था, तो वैसे K2Cr2O7 बनाने के लिए क्रोमियम का ओर लेना पड़ेगा। तो हम यहां लेते हैं आयरन क्रोमाइट। हम यहां ओर के नाम पे क्या लेते हैं? आयरन क्रोमाइट, FeCrO4, Fe2CrO4, आयरन का क्रोमाइट ना, FeCr2O4 है ना। अभी एक बार कंफर्म कर लेते हैं, हमने ले लिया आयरन का क्रोमाइट, तो Cr का जुगाड़ हो गया, और उठा लिया। फिर K चाहिए, अपना पुराना KOH हमारा, और लैब में कर रहे हैं तो ऑक्सीजन है ही। बस अब दिक्कत पता है क्या है? जैसे वहां ट्रिक था कि पहले मैग्नेट बना था फिर परमैग्नेट, यहां ट्रिक है कि पहले यहां बनता है सोडियम का क्रोमेट, पोटेशियम डायरेक्ट बनता ही नहीं। पहले ये सारी कहानी सोडियम के क्रोमेट के लिए होगी। मतलब NaOH या Na2CO3 लोगे तुम आयरन क्रोमाइड ओर के साथ प्लस ऑक्सीजन के साथ, तो पहले बनेगा सोडियम का क्रोमेट, फिर वो बनाएगा सोडियम का डाइक्रोमेट। उसके पीछे कहानी है, किसी भी क्रोमेट को ऑक्सीडाइज करो वो डाइक्रोमेट बनेगा, एसिडिक मीडियम। वैसे किसी डाइक्रोमेट को रिड्यूस कर दो, मतलब बेसिक मीडियम दे दो, रिड्यूस और ऑक्सीडाइज छोड़ो, क्रोमेट को एसिडिक मीडियम में डाल दो डाइक्रोमेट, और डाइक्रोमेट को बेसिक मीडियम में डाल दो क्रोमेट। बस ये लाइन याद रख लो, किसी भी क्रोमेट को, किसी भी मेटल का हो, क्रोमेट एसिडिक मीडियम में गया डाइक्रोमेट हो गया, डाइक्रोमेट बेसिक मीडियम में गया क्रोमेट हो गया। तो पहले तुमने बनाया सोडियम का क्रोमेट, फिर तुमने एसिडिक मीडियम में डाल दिया, बन गया सोडियम का डाइक्रोमेट। अब सोडियम के डाइक्रोमेट से बनाना है पोटेशियम का डाइक्रोमेट, तो बस आयन एक्सचेंज कर दो, KCl फेंक के मार दो, Na और K अपनी जगह बदल लेंगे, तुम्हारा प्रोडक्ट बन गया। कैसे? ये देखो चमत्कार करते हैं तुम्हारे लिए। ये देखो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने आयरन का क्रोमाइड उठाया, फॉर्मूला FeCr2O4, तभी बोल रहा था Cr2 है ना, FeCr2O4। हमने अब इसमें कार्यक्रम शुरू कर दिया, FeCr2O4 लिया, चूंकि सर ने बोला पहले सोडियम का बनाना है तो NaOH या Na2CO3 में से कुछ ले लिया, ऑक्सीजन तो रहेगा ही रहेगा, तो पहले क्या बना? सोडियम का क्रोमेट येलो कलर का। फिर सोडियम के क्रोमेट को हमने क्या कर दिया? ऑक्सीडाइज कर दिया। ये देखो एसिडिक मीडियम, ऑक्सीडाइज मतलब एसिडिक मीडियम, H+ फेंक के मारा, भैया जी तुरंत डाइक्रोमेट बन गए, है ना। और अब डाइक्रोमेट सोडियम का बना है, लेकिन मुझे तो बनाना है पोटेशियम का, तो हमने KCl फेंक के मारा, आयन एक्सचेंज हो गया, बात खत्म। कितना आसान रिएक्शन, इतना क्या टेंशन लेना दोस्त, जो बोल रहा हूं सुनने का है, लिख देने का, हो गया रिएक्शन। सोडियम के क्रोमेट से भैया जी हम लोगों ने सोडियम के डाइक्रोमेट तक पहुंच गए। सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल काम नहीं है। जो बच्चे कह रहे थे प्रिपरेशन मुझके लिए याद कर लें, भैया चलने याद करा दिया, अच्छे से याद कर लो। ठीक ठीक प्यारे बच्चे, कब से चिल्ला रहा हूं ना, सेल्फ इंटरटेनमेंट कर रहा हूं, अब क्या करूं, तुम लोग रिकॉर्डेड सेशन चल रहा है ना, भैया कैमरे वाले भैया बैठे हैं और मैं इधर हूं, तुम लोग तो हो ही नहीं सामने, तो खुद ही इंटरटेनमेंट करना पड़ता है मेरे लाल, है ना। तो ये किसका प्रिपरेशन हो गया? पोटेशियम डाइक्रोमेट। जो लॉजिक दिया प्लीज आप एक बार थोड़ा सा रिवाइंड करके सुन लो, अगर तुम्हें भूलने वाला हो तो भैया भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये भी ऑक्सीडाइज करेंगे ही करेंगे। बस इनके साथ पता है अच्छा क्या बात है कि Cr2O7-2 हर मीडियम में Cr+3 में ही चेंज होता है। अच्छी बात यही है, यहां ऐसा नहीं कि एसिडिक मीडियम में अलग है, बेसिक में अलग है, एल्कलाइन में अलग है, जैसा KMnO4 के साथ था। ये भाई साहब कोई भी मीडियम हो, हर बार Cr2O7-2 खुद Cr+3 में कन्वर्ट होते हैं। तो दोस्त रिडक्शन हाफ रिएक्शन मिल गई तुम्हें। और ऑक्सीडेशन किसको ऑक्सीडाइज किस में करते हैं ये पता चल जाए तो फिर से 2 हाफ रिएक्शन मिल जाएगी, फिर तुम कोई भी रिएक्शन आराम से बैलेंस कर लेना रिडॉक्स वाले मेथड से। तो बस ठीक है, तो पिछला याद है ना, बस वही सेम काम यहां भी होना है। बस एक हीट वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, जैसे KMnO4 वाली थी, मैं आपको बता दूं,
जब पोटेशियम डाइक्रोमेट को हम हीट करते हैं तो बनाता है पोटेशियम का क्रोमेट, सेम उसकी तरह याद करो, साथ में Cr2O3 ग्रीन कलर का और O2। तो जैसे KMnO4 की हीट वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट थी, वैसे डाइक्रोमेट वाली भी हीट वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ये दोनों आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, मैंने रखा है कि आप देख सकते हैं कि बेसिक मीडियम में फाइनली वो बनाता है ये, और एसिडिक मीडियम में लॉन्ग टाइम तक रखने पे Cr+3, मतलब यही वाली कहानी, ठीक है। और किसको किस में ऑक्सीडाइज करता है वही सेम टेबल आपके सामने रख दूंगा। उसके पहले दो बातें जानने की जरूरत है। किसी भी क्रोमेट को एसिडिक मीडियम दो, डाइक्रोमेट, कब से मैं यही चिल्ला रहा हूं तुम्हारे सामने, और किसी भी डाइक्रोमेट को बेसिक मीडियम दे दो, क्रोमेट, कब से यही बोल रहा हूं कि तुम्हारे सामने कोई समस्या ना हो। और कह रहा है सॉलिबिलिटी ऑफ Na2Cr2O7 इज हायर देन K2Cr2O7, ये पूछता है, ये लाइन अपने दिमाग में भर लीजिएगा। सोडियम का डाइक्रोमेट ज्यादा सॉल्युबल होता है पोटेशियम के डाइक्रोमेट से, इसीलिए पहले सोडियम का डाइक्रोमेट बनाया भी गया था इस रिएक्शन में, तब बनाया गया था पोटेशियम का डाइक्रोमेट। अब किसको किस में ऑक्सीडाइज करता है दोस्त, फटाक से देख लो, वही कहानी है। देखो सल्फाइड को सल्फर में, है ना, फिर सल्फाइड SO2 को SO4-2 सल्फेट में, नाइट्राइड को नाइट्रेट में, है ना, यही सेम कहानी चल रही है। Sn+2 को Sn+4 में, Fe+2 को Fe+3 में, हैलाइड्स को हैलोजन में, वही सेम नौटंकी है, सेम वैसे ही रिएक्शन है, सेम वैसे ही लिखना है। बस मैं इंपॉर्टेंट कहानी ये बताना चाह रहा हूं, प्लीज कोई 2-3 रिएक्शन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ लिख के बैलेंस करके चेक कर लेना। ये नहीं कि हाँ बात तो सही कह रहे हैं, रिडक्शन ऑक्सीडेशन बैलेंसिंग तो आती है, बैलेंस करने के लिए देगा तब आपको एक दो प्रैक्टिस होनी चाहिए। हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स के टाइप में होगा तो भर लोगे आप, तुम्हें पता ही किसको किस में ऑक्सीडाइज कर रहा है, अपने किस में रिड्यूस हो रहा है, तो वो तो तुम लिख ही लोगे। लेकिन बैलेंस में लिखना पड़ेगा, तो कोई कहीं H आएगा, कहीं OH आएगा, कहीं H2O आएगा, इसलिए तुम्हें 2-3 बैलेंसिंग सीखनी है। और मैं फिर देखो बोल रहा हूं तुमसे, तुम्हें कहीं से भी लगे सर मेरे को बैलेंसिंग नहीं आती, भूल गया हूं या बड़ा मुश्किल है सीखना, तो आप मेरे को प्लीज कमेंट बॉक्स में ऐड करना। बैलेंसिंग आधे घंटे की बात है, मैं बढ़िया समझा दूंगा यार दोस्त, नींद में भी कर लोगे, ये कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, पक्का समझ में आता है। तो ये था तुम्हारा दूसरा वाला कंपाउंड, कौन, पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब जल्दी जल्दी कुछ धमाकेदार क्वेश्चंस करते हैं, डी ब्लॉक को कंप्लीट करते हैं। क्या कहता है कि Fe को जब हम रिएक्ट करेंगे किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ तो कुछ देर में रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, ऐसा क्यों, इंपॉर्टेंट रीजनिंग का सवाल है। तो भाई साहब, आयरन को जब रिएक्शन कराओगे एसिड के साथ तो अपने ऊपर एक लेयर बना लेते हैं आयरन के ऑक्साइड की, यही नहीं ये भी, एल्यूमिनियम भी, इसी को बोलते हैं पैसिविटी, इसको क्या बोलते हैं, पैसिविटी। ये सब अपने ऊपर क्या बना लेते हैं, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं ऑक्साइड की, जिससे फर्दर जब आप रिएक्शन एसिड इसके ऊपर आता है तो रिएक्शन ही नहीं करते, स्लो हो जाती है रिएक्शन, क्योंकि इनके ऊपर तो एक प्रोटेक्टिव लेयर बन गई है। तो जैसे दोस्त Fe में ये लिखा है बात, ध्यान से देख लीजिए, समझ जाएंगे बातों को। यही सेम कहानी एल्यूमिनियम के सवाल में भी आप यूज कर सकते हैं। मैं हटा रहा हूं इसलिए कि आप इसको पढ़ सके आराम से, ठीक। यही सेम कहानी अगर आप सवाल एल्यूमिनियम का होता तब भी आप यही लिखते, सेम, वो जैसे अपने ऊपर आयरन का प्रोटेक्टिव ऑक्साइड की लेयर बनाया था, भाई अभी वही काम करता है। और इसको बोलते क्या है, पैसिविटी, ठीक है। कह रहा है Mn2O7 एक एनहाइड्राइड है, तो बताइए किस एसिड का है। तो कुछ प्यारे बच्चों को ये होगा कि पहले एनहाइड्राइड क्या है ये तो बताओ। तो भैया अब जब आप किसी एसिड से H2O मॉलिक्यूल रिमूव करते हो, ऐसा नहीं कि एक ही, जितना निकाल सकते हैं, एक निकालने के बाद भी जो बनेगा वो भी एनहाइड्राइड है, दो निकालने के बाद जो बनेगा वो भी एनहाइड्राइड है, मतलब जो निकले H2O निकलने के बाद ही जो बन रहा हो, अब वो एक मॉलिक्यूल निकालो, दो निकालो, जितना भी निकालने के बाद बन रहा हो उसी को हम बोलते हैं एनहाइड्राइड। तो अब भैया जी सवाल ये है कि Mn2O7 अगर एक एनहाइड्राइड है तो वो किस एसिड का है, तो बस उसमें H2O जोड़ के देखना शुरू करो, पता चल जाएगा किस एसिड का है, सिंपल सी बात है। तो कह रहा है, ध्यान से देखिए, Mn2O7 में आपने H2O जोड़ दिया तो क्या बन गया, H2Mn2O8, और एक बार और H2O जोड़ दिया तो बन गया 2 मॉलिक्यूल्स HMnO4 का। किस एसिड का है, परमैंगनिक एसिड का एनहाइड्राइड है Mn2O7। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी बढ़िया सा सवाल था आपके लिए। फिर कहता है भैया कि FeCl3 फाउंड करता है डाइमर फॉर्म में, है ना। FeCl3 किस स्टेट में है, डाइमर स्टेट में एग्जिस्ट करता है, डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक्सप्लेन करिए बॉन्डिंग के बारे में, ठीक है। तो भाई यहाँ Cl भी लगे हैं, है ना, ये मत सोचना कि Cl उड़ गया बेचारा, गायब नहीं हुआ है, लगा हुआ है। तो भैया ये FeCl3 का स्ट्रक्चर है। ऐसे बॉन्ड को हम बोलते हैं बनाना बॉन्ड, और बनाना बॉन्ड के लिए एक और भी टर्म यूज किया जाता है, हम बोलते हैं क्या, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। प्लीज ये लाइन अपडेट रखिए, ढेर सारे एग्जाम आपको देने हैं, मिलना तय है कहीं ना कहीं। तो बनाना बॉन्ड को ही हम बोलते हैं 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और FeCl3 एक लुईस एसिड है, तो इन्होंने ये भी लिखा है कि भैया जी लुईस एसिड है, ढेर सारी रिएक्शन में यूज भी होते हैं, जैसे कि इन्होंने
पीछे भी पढ़ा था फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में। तो ये कुछ बातें हैं, FeCl3 डाइमर फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट कर रहा है उससे रिलेटेड, तो वो भी मैंने आपके लिए, ये Cl देखो बाद में आ गया, थोड़ा सा भावनाओं में बह गया था, है ना। ये बनाना बॉन्ड है, दोनों से कनेक्ट हुआ, एक ही Cl है। मैं हटाता हूँ जो लिखा है, एक सेकेंड, आप क्लियर हो जाओ, स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए क्लियरली, ये है, ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं। चलो, कह रहा है कि हैविंग अ मैग्नेटिक वेट मेजरिंग मशीन, आपके पास मैग्नेटिक वेट मेजरिंग मशीन है, तो आपको बताना है कौन हैवियर होगा, स्कैंडियम का क्लोराइड या आयरन का क्लोराइड। तो देखो बड़ा सिंपल सा फंडा है, ऐसे सवाल के जवाब हम ऐसे देते हैं। पहले हम निकालेंगे इनमें क्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो मानते हैं किसी एक में अनपेयर्ड आएगा तो वो हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, और किसी में पेयर्ड होंगे तो हो जाएगा डायमैग्नेटिक। तो जब इसको मैग्नेटिक व्हील पे रखोगे डायमैग्नेटिक वाले को, तो वो तो रिपेल होगा ना, तो वेट हल्का महसूस करेगा। और जो पैरामैग्नेटिक को रखोगे तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा उस पर, तो वो ज्यादा वेट महसूस करेगा। तो आप ऐसे करके बड़े आसानी से चेक कर सकते हैं कि कौन हैवियर है कौन लाइटर है, आप इनके मैग्नेटिक बिहेवियर के बेसिस पे कर सकते हैं। देखिए प्रोसेस क्या है, मैंने समझा दिया, एक बार आप ध्यान से देखिए। आपने इलेक्ट्रॉन से कंसीडर कर लिया, तो हमें पता चला कि स्कैंडियम क्लोराइड वो डायमैग्नेटिक है, तो वो तो जैसे ही मैग्नेटिक पे रखोगे रिपेल होगा ना, उससे भागेगा दूर, तो हल्का फील कराएगा। भाई रिजल्टेंट देखो ना, चेंज नहीं हो गया, तुम ग्रेविटी नीचे की तरफ काम कर रही थी, भैया ऊपर भाग रहा था, तो वेट दोनों एक दूसरे के अपोजिट में चले गए, तो वो लाइटर फील करेगा। पैरामैग्नेटिक वाला अट्रैक्ट होगा, ग्रेविटी भी नीचे की तरफ जा रही है, वेट भी अब नीचे की तरफ जा रहा है, तो वो भारी महसूस होगा। बस इतना ही कहानी है इसके पीछे की। ये देखिए मैं आपको समझाने के लिए बनाया भी है, ये देखिए वहां रिपल्शन फील हो रहा होगा तो आपको लाइटर लग रहा होगा, और यहाँ अट्रैक्शन फील हो रहा होगा तो इसलिए आपको हैवियर लग रहा होगा। ठीक ठीक, पक्का। तो ये पूरी कहानी थी डी ब्लॉक की। ठीक, अब इसका छोटा सा वर्जन है एफ ब्लॉक, उसको हम किसी दूसरे वीडियो में आपके साथ अपलोड करेंगे। बच्चों को मेन प्रॉब्लम डी ब्लॉक की थी। अच्छा, अब चूंकि मैं हूं तो मैं आपको अंधे में नहीं रखता हूं, एफ ब्लॉक छोटा सा ही है, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो वीडियो आपको मिले ही ना ढूंढने पे। तो एफ ब्लॉक में क्या जरूरी है जो आपको आना चाहिए, तो मैं वो स्लाइड सबसे पहले रख दे रहा हूं। प्रॉपर्टीज आपके लिए आसान है, बच्चों ने मेरे से डी ब्लॉक बोला था तो मैं डी ब्लॉक पे ही जोर लगा रहा था। एफ ब्लॉक में आपको दो बातें जरूर पता होने चाहिए, लेंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स के बीच का कहानी। ध्यान से देख लीजिए, वो पीपीटी में डायरेक्ट लेके आ रहा हूं। ये तो कुछ ये वाली इस पे कुछ लाइंस लिखी हैं जो आपसे डिफरेंट एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं, वन लाइनर। मैं थोड़ी देर के लिए हट रहा हूं, आप प्लीज यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो मेन कहानी है मैं चाहता हूं आप जरूर उसको अपनी कॉपी में लिखिएगा, क्योंकि वो पूछा ही पूछा जाएगा, और वो ये है। ये नहीं, आप परेशान मत हो, ये कहानी मैं हटा रहा हूं। मैं कोशिश करूंगा कि इसका भी वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूं ब्लॉग का, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको देख के भी आपको क्लियर हो जाए कि मेरे को जो बोर्ड एग्जाम में आने वाला है नुकसान ना हो। तो वो ये है, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड के बीच का ये है सिमिलैरिटी। प्यारे बच्चे, दोनों कलर शो करते हैं, दोनों का मोस्ट स्टेबल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, दोनों ही मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। लेंथेनॉइड में भी साइज का लोचा होता है बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन, एक्टेनॉइड्स में भी साइज का लोचा होता है बिकॉज ऑफ एक्टेनॉइड कंट्रैक्शन। तो ये उनके बीच की सिमिलैरिटी है, और प्यारे बच्चे ये उनके बीच का क्या है, डिफरेंस। मैं चाहता हूं, देखो आपने पूरा डी ब्लॉक मैंने पढ़ाया, उसके अलावा अगर आप बस इतना और अपडेट कर लें तो बोर्ड एग्जाम में आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा। बाकी तो आपके बुक के क्वेश्चन है एनसीईआरटी जिंदाबाद, तबाही मचाओ जीवन में, क्या करना है। तब भी आपको लगेगा नहीं सर प्लीज ऐप ब्लॉक अपलोड कर दो, कुछ और सीखना है मेरे को, तो आप कमेंट बॉक्स खुला है। मैं तो चाह रहा हूं कि थोड़ा हमारा तुम्हारा कम्युनिकेशन बने, तो आप जैसे ही मेरे को मिलेगा कि नहीं सर प्लीज ऐप ब्लॉग भी कर ही दो ना, छोटा से तो है, तो मैं कर दूंगा दोस्त, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, मैं 2.5 घंटे से लगातार बोल रहा हूँ मेरे लाल, मेरे किडनी और मेरे हार्ट आपस में अब एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी मेहनत को आप थोड़ा अप्रिशिएट करेंगे और आपको मजा आया हो, कुछ सीखने को मिला हो दोस्त, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करिए, हमें फॉलो भी करिए, और कुछ और पढ़ना चाह रहे हैं तो प्लीज हमें अपडेट करिए, हम लोग एकदम आपके लिए हाजिर हैं। ठीक, बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी मैं कराऊंगा, मैं कह चुका हूं, हर वीडियो में आपसे कहता हूं कि बोर्ड एग्जाम के पहले जो भी छुट्टी है दोस्त, तुम्हारा भाई सुबह से लग जाएगा तुम्हारे लिए, सारे इंपॉर्टेंट जो भी कुछ इंपॉर्टेंट है सब लेके आ जाएगा। तो टेंशन नहीं लेने का, ईमानदारी से पढ़ने का। जय श्री राधे, खुदा हाफिज, मस्त रहो प्यारे बच्चों, टेक केयर। Yeah,